नमस्कार स्टूडेंट, मैं आपका आशीष वाजपेयी, एबीसा डेप्यूटी डायरेक्टर मोशन एजुकेशन कोटा नीट डिवीजन। और स्टूडेंट्स, आज वो दिन 7th में जिसमें आपने अपना नीट का पेपर दिया है। जी हाँ, और बायोलॉजी का पेपर एवरेज से थोड़ा सा ऊपर था, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। लेकिन हाँ, लास्ट ईयर की तरह स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 और असर्शन रीजन के क्वेश्चन बहुत बढ़िया थे और ज्यादा थे। जी हाँ, मैसा कॉलम भी था, एनसीईआरटी बेस्ड पेपर था, कुछ लाइनें ट्विस्ट की गई थी। तो अब हम जूलॉजी के पेपर के सॉल्यूशन पे काम करेंगे और आपको देंगे। आप अपने क्वेश्चन का आंसर और सॉल्यूशन के साथ मैच करें। आशा करता हूं आपका पेपर बहुत सुपर गया होगा और आप नीट में अपनी सीट श्योर कर रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। यस स्टूडेंट, 151 क्वेश्चन इस कोड के अंदर, और वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर से है क्वेश्चन। 12th की एनसीईआरटी का 63 पेज पर रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर का क्वेश्चन। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, हर बार रिपीट होता है। क्यूरेबल नॉन क्यूरेबल डिजीज का, तो जेनेटल हर्पिस, एड्स और हेपेटाइटिस बी, ये 3 डिजीज नॉट कंप्लीटली क्यूरेबल में आती है। ये एनसीईआरटी की लाइन है। तो अगर आपसे उसने पूछा कौन सी कंप्लीटली क्यूरेबल, तो इन 3 को छोड़कर, तो हेपेटाइटिस बी तो नॉट है, HIV नॉट है, जेनेटल हर्पिस नॉट है, तो आंसर गया गोनोरिया। 151 का फर्स्ट आंसर गोनोरिया। बहुत सिंपल क्वेश्चन, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। इस कोड का 152 क्वेश्चन स्टूडेंट, ठीक है। और ये क्वेश्चन मैच द कॉलम लिस्ट 1 लिस्ट 2 से रिलेटेड, केमिकल कोऑर्डिनेशन चैप्टर के अंदर ये क्वेश्चन है 11th के एनसीईआरटी का, और पेज नंबर 334 पर ये दिया हुआ है स्टूडेंट, ठीक है। अब आप मैच कर सकते हैं आराम से। कोलियोसिस्टोकाइनिन दिया हुआ है, और कोलियोसिस्टोकाइनिन जीआईपी गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, एएनएफ और एडीएच। ये लीजिए, एएनएफ हार्ट से निकलता है, तो एएनएफ के आगे हम सेकंड लगा सकते हैं, आराम से हो जाएगा मेरे को लग रहा है। जीआईपी गैस्ट्रिक ग्लैंड पे काम करता है, तो ये थर्ड हो जाएगा स्टूडेंट। ये भी हमारा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। मुझे लग रहा है इन दो से मैच करते ही आपका काम हो जाएगा। क्या बोलते हैं साहब, काम हो रहा है नहीं हो रहा है? मैच कर लें आराम से इस क्वेश्चन को। एक बार फिर देख लें, सीसी के आराम से पेनक्रियास से मैच कराओ, जीआईपी आप आराम से गैस्ट्रिक ग्लैंड पर, एएनएफ हार्ट से निकलता है, वैसोडायलेटर होता है, एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर, और एडीएच वो किडनी पर जाके काम करता है, निकलता पिट्यूटरी ग्लैंड से। श्योर? तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारा आंसर आराम से मैच कर जाएगा, कहीं कोई इश्यू नहीं आएगी। ऑप्शन ए के साथ फोर्थ, 2 ऑप्शन में दिया हुआ है, बी के साथ थर्ड, फोर्थ में ही दिया हुआ है। हमारा आंसर यही मैच हो गया है स्टूडेंट। इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा फोर्थ। जी हाँ, एनसीईआरटी बेस्ड आपको 11th के एनसीईआरटी एंडोक्राइन में क्वेश्चन मिल जाएगा। जी हाँ, 153 क्वेश्चन अब हमारे सामने आया है, लोकोमोशन मूवमेंट चैप्टर 11th एनसीईआरटी का। उससे ये क्वेश्चन है स्टूडेंट, जॉइंट्स पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है। जी हाँ, और ये 11th एनसीईआरटी बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। आपको जॉइंट्स को मैच करना है। कार्टिलेजिनियस जॉइंट है और वो दिया गया है, हमेशा ध्यान रखिए, वर्टिब्रल कॉलम के वर्टिब्रे के बीच में कार्टिलेजिनियस जॉइंट होता है। कार्टिलेजिनियस जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हमारे हिप जॉइंट है और शोल्डर जॉइंट है। तो आंसर बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डर, यानी ये शोल्डर जॉइंट हो गया, ये बॉल एंड सॉकेट में जाएगा। तो बी के साथ फोर्थ लगेगा और ए के साथ सेकंड लग जाएगा बेटा जी ये। हाँ, फाइब्रस जॉइंट हमेशा स्कल बोन्स के बीच होता है, तो सी के साथ फर्स्ट लग जाएगा। बिटवीन स्कल बोन्स फाइब्रस जॉइंट है, इमूवेबल। और सैडल जॉइंट जो होता है एनसीईआरटी ने बाकायदा दिया हुआ, इसलिए समझ जाओ ये क्वेश्चन पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है लोकोमोशन मूवमेंट चैप्टर में। और सैडल जॉइंट जो होता है वो थंब में होता है। जी हाँ स्टूडेंट, तो इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। ये इसके साथ थर्ड मैच हो गया। ये लीजिए, तो हम ए के साथ सेकंड, बी के साथ फोर्थ, सी के साथ फर्स्ट और डी के साथ थर्ड बहुत आराम से मैच कर सकते हैं। अब क्यों जी, मिल गया नहीं मिल गया? तो हमें इसका आंसर आराम से मिल जाएगा। 153 का ए के साथ सेकंड है, बी के साथ फोर्थ है, सी के साथ हमारा स्टूडेंट फर्स्ट है, ठीक है, और सी के साथ फर्स्ट और डी के साथ थर्ड। तो हमारा फर्स्ट आंसर जा रहा है स्टूडेंट इसमें, इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा 1। 153 का 1 पूरा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। यस स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 154 आपके सामने है, ठीक है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर से क्वेश्चन है 12th एनसीईआरटी का,
और ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर ये क्वेश्चन दिया हुआ है स्टूडेंट 49 और 50 पेज पर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। आइए इसमें पहली वाली लाइन जरूर एनसीईआरटी में नहीं है, नॉन प्राइमेट मैमल्स में ये पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल का क्वेश्चन दिया हुआ है स्टूडेंट, टॉपिक मेंस्ट्रुअल साइकिल से। ध्यान से सुनना, ध्यान से। रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है फीमेल के अंदर, फीमेल के अंदर साइक्लिक चेंजेस चल रहे होते हैं, रिप्रोडक्टिव साइकिल, और वो दो वैरायटी की होती है। एक होती है एस्ट्रस साइकिल स्टूडेंट, दिस वन, ये एस्ट्रस साइकिल, और एक होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टूडेंट, ये लीजिए। तो दो वैरायटी की साइकिल फीमेल के अंदर देखने को मिलती है मैमल्स की, क्लियर। एक एस्ट्रस साइकिल, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल। एस्ट्रस साइकिल में वजाइना से रेड कलर का फ्लूइड नहीं निकलता है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल में वजाइना से रेड कलर का फ्लूइड निकलता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल प्राइमेट्स को दी जाती है, यस स्टूडेंट, प्राइमेट्स में, जिसमें कि ह्यूमन भी इंक्लूड है, और नॉन प्राइमेट्स के अंदर एस्ट्रस साइकिल देखने को मिलेगी स्टूडेंट। ये हमारे पास आ गया। तो वो आपसे बोल रहा है नॉन प्राइमेट मैमल्स में रिप्रोडक्शन जो होता है वो एस्ट्रस साइकिल होगा। बिल्कुल होगा सर, पहला बिल्कुल सही बात है आपकी। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल प्यूबर्टी पर जो स्टार्ट होती है उसको मीनोपॉज कहते हैं। गलत बेटा जी, मेनार्क, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड मेनार्क स्टूडेंट। आप जानते हैं जो प्यूबर्टी स्टेज पर स्टार्ट होता है, मीनोपॉज तो स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन को कहते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल का बंद हो जाना मीनोपॉज होता है, मेनार्क नहीं। ये लीजिए, तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो गया। अगला, लेक ऑफ मेंस्ट्रुएशन में भी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी, पूरी एनसीईआरटी की लाइन है बिल्कुल सही। मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाना प्रेगनेंसी को इंडिकेट करता है, मे बी इंडिकेशन स्टूडेंट, बिकॉज एनसीईआरटी में लिख रहा है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद होने का दूसरा रीजन भी है, और वह है स्ट्रेस, पुअर हेल्थ, इसलिए आप इस स्टेटमेंट को सही मानोगे। अगला, साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन एक्सटेंड बिटवीन मेनार्क एंड मीनोपॉज, ये भी बिल्कुल सही है, एनसीईआरटी की लाइन है बिल्कुल। मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये टॉपिक में लास्ट में दी हुई लाइन है ये बिल्कुल। तो मेनार्क और मीनोपॉज के बीच में फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल, सॉरी, रिप्रोडक्टिव साइकिल चलती है। तो आज ये सारे स्टेटमेंट हमने बोल दिए। ये पहला सही है, दूसरा बिल्कुल गलत है, मेनार्क होना चाहिए था यहाँ, तीसरा सही है, और फोर्थ भी सही है। हमसे जो पूछा जाता है उसको हमें पहले ही सर्कल लगाना होता है, तो करेक्ट को सर्कल लगाना था। तो आंसर जाएगा ए सी डी, ए सी डी। मुझे लग रहा है थर्ड, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा मेरे बेटा थर्ड। ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर का बहुत बढ़िया क्वेश्चन, टॉपिक मेंस्ट्रुअल साइकिल, एनसीईआरटी की लाइन है, सिर्फ पहला स्टेटमेंट थोड़ा सा नहीं था। ओके, तो बच्चों अपन यहाँ पे F5 कोड डिस्कस कर रहे हैं और उसके जूलॉजी के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं कुछ। और बच्चों बेहतरीन क्वेश्चन आए हैं, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आए हैं, मैथ्स कॉलम भी बहुत आए हैं, तो पेपर ओवरऑल जो है शानदार रहा है यहाँ पर जूलॉजी का। तो चलिए कुछ क्वेश्चन बच्चों अपन मिलकर डिस्कस करते हैं यहाँ पर। जैसे कि F5 कोड की अपन बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 155 आप देख सकते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 155 जो क्या दिया हुआ है आपके, सेलेक्ट द करेक्ट ग्रुप सेट ऑफ ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल एग्जिबिटिंग एडॉप्टिव रेडिएशन। देखिए बच्चों, एवोल्यूशन का क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन, और बार बार आपसे कहा गया था कि इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। और यहां पर देखिए जो एनसीईआरटी में टेबल बनी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, और एनसीईआरटी के पेज नंबर 134 पे आप इसको देख सकते हैं। यहां पर मार्सुपियल पूछा है जो कि एडॉप्टिव रेडिएशन बताते हैं। तो पहला ऑप्शन देखिए, नुम्बैट, स्पॉटेड कस्कस और फ्लाइंग फैलेंजर तीनों ही मार्सुपियल हैं। तो आंसर तो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। लेकिन सेकंड क्यों नहीं होगा, क्योंकि सेकंड में जो मोल दिया हुआ है यहां पर आप देख सकते हैं, मोल दिया है, फ्लाइंग स्क्वेरल दिया है, ये सब क्या है यहां पर प्लासेंटेलियन है। और यहां पे थर्ड में देखिए लेमर भी प्लासेंटेलियन, एंटीटर भी प्लासेंटेलियन और वोल्फ भी प्लासेंटेलियन, और पूछा है मार्सुपियल के बारे में। और फोर्थ देख सकते हैं टेस्मानियन वोल्फ, ठीक है, लेकिन बॉब कैट की बात करें तो ये प्लासेंटेलियन है। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा बच्चों, आंसर इज 1। Which of the following function is carried out by cytoskeleton in a cell? Basically 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन दिया है प्रोटीन सिंथेसिस, सेकंड वन दिया है मोटिलिटी, तीसरा दिया है ट्रांसपोर्टेशन एंड फोर्थ वन इज न्यूक्लियर डिवीजन। सो प्रोटीन सिंथेसिस हम लोग जानते हैं ये राइबोसोम का फंक्शन हो जाएगा। उसके अलावा ऑन पेज नंबर 136 क्लियरली मेंशन्ड है, एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन्ड है 3 फंक्शंस ऑफ साइटोस्केलेटन, जिसमें फर्स्ट वन इज मैकेनिकल सपोर्ट दिया हुआ है, सेकंड वन जो दिया है दैट इज मोटिलिटी।
आई नो ऑप्शन 3 एंड 4 स्लाइटली कंफ्यूज कर रहे होंगे, लेकिन आप पेज नंबर 136 को डायरेक्टली रिकमेंड कर सकते हैं, वहां से आप इसको ले सकते हैं, जिसमें क्लियरली मेंशन्ड है दैट मोटिलिटी उसका सेकंड फंक्शन और तीसरा फंक्शन जो दिया है वो कहीं ना कहीं फंडामेंटली आपको शेप ऑफ सेल को मेंटेन करने के टुवर्ड्स दिया है। इज दैट क्लियर? सो आंसर मोस्ट ऑप्टिमल हो जाएगा 2। तो क्वेश्चन नंबर 157 बच्चों, एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज चैप्टर का क्वेश्चन है, सब टॉपिक है बेटा पल्मोनरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। डायरेक्ट क्वेश्चन है, पेज नंबर 272 पे दिया हुआ है एनसीईआरटी में। अगर हम फोकस करें इस क्वेश्चन पे तो देखें आपसे पूछा है वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स। तो बेटा वाइटल कैपेसिटी कौन सी कैपेसिटी होती है? तो हमने पढ़ रखा है, बहुत अच्छे से याद करें कि ये क्या है बेटा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर जो आप क्या करते हैं, डीपली इंस्पायर करते हैं। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर जो आपने क्या किया हो, डीपली इंस्पायर किया हो, मतलब फोर्सफुल इंस्पिरेशन से लिया हो। लेकिन यह कब की बात है? तो यहीं पे पॉइंट है हमारा क्या, कि जब हम डीप इंस्पिरेशन की बात कर रहे हैं तो ये कौन सा डीप इंस्पिरेशन है? जब इससे पहले आपने क्या किया हो बच्चों, फोर्सफुल एक्सपायरेशन। क्या किया हो? फोर्सफुल एक्सपायरेशन। अगर देखें, अगर फोर्सफुल एक्सपायरेशन की बात करें तो फोर्सफुल एक्सपायरेशन के अंदर अपन जो टीवी होती है वो बॉडी से रिलीज कर देते हैं, जो हम नॉर्मली भी करते हैं। दूसरा, हम ईआरवी जो हमारी लंग्स में होती है वो भी फोर्सफुल एक्सपायरेशन में निकाल देते हैं। तो अब बात हो रही है कि कितनी वापस इंस्पायर कर सकते हैं बच्चों। तो टीवी जो खाली करी थी वो भी वापस इंस्पायर करेंगे। आईआरवी आप वापस इंस्पायर करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि वो खाली जगह है, वो आपकी एक्स्ट्रा एयर है 2500 टू 3000 ml। और ये जो ईआरवी आपने फोर्सफुल एक्सपायरेशन में निकाल दी थी बच्चों, इसको भी आप रीफिल कर लोगे तो ये हो जाएगी आपकी मैक्सिमम, और ये होती है बच्चों क्या, वाइटल कैपेसिटी। तो देखिए यहाँ दे रखा है आईआरवी प्लस ईआरवी प्लस टीवी, यहाँ तक ये सही है, पर इसमें अगर आरवी आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगी टोटल लंग कैपेसिटी, जो कि गलत हो जाएगा। दूसरा दे रखा है बेटा आईआरवी प्लस ईआरवी प्लस टीवी, इसमें से इन्होंने माइनस आरवी कर दिया। माइनस नहीं कर सकते, अगर टीएलसी की बात होती, टोटल लंग कैपेसिटी, तो हम इसमें से माइनस कर सकते थे, यहाँ हम इसे माइनस नहीं कर सकते। अगला दे रखा है देखिए आपको आईआरवी प्लस ईआरवी प्लस टीवी, जो कि बिल्कुल सही है, हमारा आंसर भी यही है, टीवी प्लस ईआरवी प्लस आईआरवी। इसको आप वाइस वर्सा भी कर सकते हो। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर को अगर डीपली एक्सपायर करोगे तो उससे पहले क्या किया होगा आपने, फोर्सफुल इंस्पायर। तो आपका आंसर क्या आएगा, टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी। ये होती है आपकी वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स। ठीक है, तो आंसर इज थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 158, मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। मैच द कॉलम का क्वेश्चन, इसमें जीन ए, वाई, आई और जेड, सीधा सीधा लेक ऑपरोन का क्वेश्चन है। लेक ऑपरोन में एक लेक आई होता है जीन, उसके अलावा जेड, वाई और ए होता है। लेक आई जो होता है वो तो एक्चुअली रेगुलेटर जीन है जो रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है। जेड बनाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, वाई बनाता है परमीज और ए बनाता है ट्रांसएसिटाइलेज। कौन सा जीन कौन सा एंजाइम बनाता है परफेक्टली याद होना चाहिए। पेज नंबर 116 पर आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा और उसी को अपने को मैच करना है। तो जीन ए जो है जेड वाई ए जो बनाता है लास्ट वो ट्रांसएसिटाइलेज बनाता है। वाई क्या बनाएगा, वाई बनाएगा परमीज, जेड बनाएगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज, आई जीन बनाएगा रिप्रेसर प्रोटीन। तो ये हमारी मैचिंग हो गई। इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर कौन सा हो गया, ए में सेकंड, वाई बी में थर्ड, सी में 4 एंड डी में 1, यानी कि आंसर हो गया फर्स्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 158 का आंसर फर्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following technique does not serve the purpose of early diagnosis of disease for its early treatment। देखिए बायोटेक के एप्लीकेशन के चैप्टर में आपको मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस का एक टॉपिक दिया है और उसमें साफ लिखा है कि बायोटेक की टेक्नोलॉजी अर्ली डायग्नोसिस के लिए यूज़ की जाती है। बहुत जल्दी और बहुत अर्ली स्टेज पर हमें पैथोजन का और इन्फेक्शन का पता चल जाता है। अब वो टेक्निक कौन कौन सी है आपको बताई जाती है, पीसीआर है, आरडीएनए टेक्निक है, एलिजा है, ये सब बायोटेक की टेक्निक से जो अर्ली डायग्नोसिस में काम आती है। ये क्या पूछ रहा है आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, नॉट सर्व द पर्पस ऑफ अर्ली डायरेक्शन, सॉरी अर्ली डायग्नोसिस, मतलब किससे अर्ली डायग्नोसिस नहीं होता है ये पूछा है। अगर आपने इस नोट पे ध्यान नहीं दिया होगा तो क्वेश्चन गलत कर जाओगे। अब आप देखिए सीरम एंड यूरिन एनालिसिस, ये नॉर्मल टेस्टिंग मेथड है, ठीक है, और पीसीआर, उसके बाद एलिजा और आरडीएनए टेक्निक।
PCR, ELISA, RDN, ये सब बायोटेक की टेक्निक है, अर्ली डायग्नोसिस में काम आती है। सीरम मतलब ब्लड यूरिन एनालिसिस जो हैं, इसमें अर्ली डायग्नोसिस नहीं होता है, एक मिनिमम इन्फेक्शन के बाद हमें पता चलता है। तो कौन सा अर्ली डायग्नोसिस में नहीं आएगा, तो हम आंसर करेंगे फर्स्ट। 159 का आंसर होगा फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 160 क्वेश्चन, ब्रॉड palm with single palm crease is visible in a person suffering from specific palm character। हम जेनेटिक डिसऑर्डर पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के चैप्टर में, और उसमें एक डिजीज हम पढ़ते हैं डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम का जो अफेक्टेड चाइल्ड होता है, जो पर्सन होता है, उसके बहुत थिक कुशन लाइक पाम होते हैं और उनकी पाम क्रीज भी बहुत स्पेसिफिक 1-2 होती है, जो हमारी नॉर्मल पाम क्रीज होती है वैसी नहीं होती हैं। और ये जो पूरा सिम्टम है ये सिम्टम हमें मिलता है डाउन सिंड्रोम में। टर्नर सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर और थैलेसीमिया में नहीं। पाम क्रीज का जो सिम्टम है डाउन सिंड्रोम में मिलता है। आपको एनसीईआरटी में डाउन सिंड्रोम के सिम्टम्स पेज नंबर 92 पर भी मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 4 डाउन सिंड्रोम। 161 क्वेश्चन हमारे सामने फिर आ गया है, और अब फिर ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर का क्वेश्चन है। आइए स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन 12th एनसीईआरटी का एक बढ़िया क्वेश्चन, पूरा एनसीईआरटी बेस्ड स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। वास डिफरेंस रिसीव अ डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल। जी हाँ, सेमिनल वेसिकल और वास डिफरेंस फ्यूज होकर इजैकुलेटरी डक्ट बनाते हैं, और वो इजैकुलेटरी डक्ट यूरिथ्रा में ओपन होती है, जो कि स्पर्म को यूरिथ्रा में रिलीज कर देती है। जी हाँ, तो इजैकुलेटरी डक्ट बनाने का काम करेंगे। मैं बिल्कुल सही मानूंगा इस स्टेटमेंट को। अगला वापस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से लिया गया स्टेटमेंट है, और वह स्टेटमेंट कह रहा है कि सर्विक्स, फीमेल यूट्रस का नैरो पोर्शन सर्विक्स कहलाता है स्टूडेंट। जी हाँ, और सर्विक्स की कैविटी को सर्वाइकल कैनाल कहते हैं। बिल्कुल, और सर्वाइकल कैनाल को वेजाइना के साथ मिलाएंगे तो बर्थ कैनाल बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। बहुत सिंपल क्वेश्चन, एनसीईआरटी बेस्ड, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। मुझे लग रहा है 4th आंसर। जी हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा 4th एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, 12th एनसीईआरटी ह्यूमन रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन। सिंपल स्टेटमेंट दोनों की दोनों, आंसर गया 4th, 161 का 4th। 162 क्वेश्चन है बेटा, 12th एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से। एड्स के बारे में क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट एनसीईआरटी पेज नंबर 156 पे दिया हुआ है। अगर आप एचआईवी पढ़ेंगे तो देखिए बेटा, एचआईवी जो वायरस होता है, अगर हम याद करें तो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये वायरस नॉर्मली आप जानते हैं जब ह्यूमन बॉडी में एंटर करता है तो ये कौन से सेल को इन्फेक्ट करता है? सबसे पहले बेटा मैक्रोफेज। अब यहाँ पे मैक्रोफेज में ये रेप्लिकेशन करता है, अपना नंबर बढ़ाता है। मैक्रोफेज को हम एचआईवी की फैक्ट्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एचआईवी की फैक्ट्री। पर क्योंकि अगर हम ऑप्शंस देखें तो यहाँ पे ये ऑप्शंस में आपको मैक्रोफेज कहीं पे भी नज़र नहीं आएगा, तो हम चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप पे। और नेक्स्ट स्टेप क्या है बच्चों कि मैक्रोफेज को में ये रेप्लिकेट करके नेक्स्ट कौन से सेल को इन्फेक्ट करता है? ये टी हेल्पर सेल को रिफ्लेक्ट करता है। तो यहाँ जो टी हेल्पर सेल है, इनको ये जब जाके इन्फेक्ट करेगा तो इनकी भी मशीनरी यूज़ करके पहले ये क्या करेगा बच्चों? रेप्लिकेट करेगा, और स्लोली स्लोली ये टी हेल्पर सेल को डिस्ट्रॉय करता रहेगा। तो टी हेल्पर सेल में भी क्या करता है? ये रेप्लिकेशन, और क्या प्रोड्यूस करता है? इसके प्रोजेनी वायरसेस। तो देखिए क्वेश्चन में जैसे पूछा है कौन से ब्लड कॉप्सूल की बात हो रही है, तो यहाँ पे एचआईवी कौन से ब्लड कॉप्सूल की बात करेंगे तो यहाँ पे आंसर जाएगा बेटा टी हेल्पर सेल। तो बच्चों यहां पर बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 163 की। कोड F5 क्वेश्चन नंबर 163 क्या दिया था भाई? देख सकते हैं यहां पर आपको एसर्शन और रीजन दिया हुआ है। यहां पर दो स्टेटमेंट दिए हुए, एक है एसर्शन, दूसरा है रीजन। तो यहां पर रिप्रोडक्टिव हेल्थ का क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन। देखिए पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, एसर्शन क्या कह रहा है? एमनियोसेंटेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इज वन ऑफ द स्ट्रेटजी ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। ठीक है, अब एमनियोसेंटेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन, ये वाली बात तो गलत हो गई क्योंकि एमनियोसेंटेसिस सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए नहीं है। सेकंड, बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस चेक्स इंक्रीजिंग मेनेस ऑफ फीमेल फीटिसाइड, ये बिल्कुल सही है। मतलब जो फीमेल फीटिसाइड के चांसेस बढ़ रहे थे, उनके चांसेस को क्या करता है? उसको क्या करता है? ये कम करता है। ठीक है,
तो चेक करता है, कम करता है, तो मतलब सही है। तो मेरा कहने का मतलब है पहला गलत है, दूसरा सही है। तो करेक्ट आंसर बच्चों क्या होगा? ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो ये जो क्वेश्चन है बच्चों आपको एनसीईआरटी में पेज नंबर 58 पे आप देख सकते हैं, ये आपको मिल जाएगा। तो बच्चों कोड F5 क्वेश्चन नंबर 164। तो 164 की बात करें बच्चों, सेंसरी ऑर्गन का क्वेश्चन, आई का क्वेश्चन देख सकते हैं आप यहां पर। क्या बोला हुआ है? मैच द कॉलम। फोबिया, फोबिया क्या है बच्चों? तो फोबिया के लिए आ जाएगा पॉइंट ऑफ ग्रेटेस्ट विजुअल एक्विटी और रेजोल्यूशन। सेकंड बोला बी के लिए आइरिस बोला हुआ है, विजिबल कलर्ड पोर्शन ऑफ आई दैट रेगुलेट डायमीटर ऑफ प्यूपिल। ठीक है, तो ए का 3, वैसे तो आपने जब ए का 3 मार्क कर लिया अगर कॉन्फिडेंस के साथ, तो आपको तो पता चल ही गया कि आंसर 4 है, क्योंकि यहां पर ए का 3 और किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो आपको वैसे ही समझ में आ गया कि इसका आंसर क्या होना चाहिए? 4। लेकिन बाकी के भी आप मैच कर सकते हैं। सी का देखिए, सी का यहां पर 4 हो जाएगा और डी का यहां पे क्या हो जाएगा? डी का सेकंड हो जाएगा। तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या था बच्चों? करेक्ट आंसर 4। और ये एनसीईआरटी के पेज नंबर 323 और 324 पे आप देख सकते हैं। बच्चों कोड F5 क्वेश्चन नंबर 165। 165 क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, देखते हैं। बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दिए। पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। लो टेम्परेचर preserves the enzyme in a temporary inactive state, whereas high temperature destroy the enzymatic activity because proteins are denatured by heat। बिल्कुल सही है, लो टेम्परेचर पे प्रिजर्व करेंगे इनएक्टिव स्टेट में, हाई पे परमानेंट इनएक्टिवेट हो जाएंगे। क्योंकि क्या होगा? यहाँ पर प्रोटीन नेचर है और हाई टेम्परेचर पे प्रोटीन का डिनेचुरेशन हो जाता है। व्हेन द इनहिबिटर क्लोजली रिजेम्बल्स द सबस्ट्रेट इन इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर and inhibit the activity of enzyme, it is known as competitive inhibitor। दोनों ही सही है बच्चों। तो आंसर क्या होगा हमारा? तो आंसर होगा हमारा बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 are true। करेक्ट आंसर इज 4। और ये जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी के पेज नंबर 157 और 158 पे आपको मिलेगा। यस 166 क्वेश्चन स्टूडेंट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। और ये भी 12th एनसीईआरटी में ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर का फिर एक और क्वेश्चन आया और बढ़िया क्वेश्चन है ह्यूमन रिप्रोडक्शन से। उसमें भी ये क्वेश्चन दिया, आपकी बार असर्शन रीजन का क्वेश्चन है स्टूडेंट। हाँ, ये स्टार्ट करते हैं। एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। बिल्कुल सही कहा आपने, एंडोमेट्रियम पर ही इम्प्लांटेशन होता है स्टूडेंट। इम्प्लांटेशन फर्टिलाइजेशन के 7th और 8th डे होता है और उस समय एम्ब्रियो ब्लास्टुला स्टेज में होता है। हमारा एम्ब्रियो ब्लास्टोसिस्ट कहलाएगा। तो ध्यान से सुनेंगे, एंडोमेट्रियम पर इम्प्लांटेशन होगा और एंडोमेट्रियम ही नेसेसरी होती है इम्प्लांटेशन के लिए। असर्शन बिल्कुल सही। इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन कॉर्पस लूटियम डिजनरेट एंड फॉर्म एंड ड्यू टू दिस एंडोमेट्रियम डिसइंटीग्रेट। बिल्कुल सही कहा। देखिएगा, मेरी बात सुनिए, ग्रेफियन फॉलिकल ओव्यूलेशन के बाद कॉर्पस लूटियम में कन्वर्ट हो जाती है। गॉट इट? श्योर। अब कॉर्पस लूटियम से अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो कॉर्पस लूटियम रहेगा, डन। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो कॉर्पस लूटियम कॉर्पस एल्बिकेंस नाम के एक स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएगा। मानते हो इस बात को? और जैसे कॉर्पस एल्बिकेंस में बदलेगा, एंडोमेट्रियम पूरी की पूरी डिसइंटीग्रेट हो जाएगी और तभी तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा। तो दोबारा सुनना, इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन कॉर्पस लूटियम चेंज इनटू कॉर्पस एल्बिकेंस, प्रोजेस्टेरॉन का सीक्रेशन हुआ बंद, एंडोमेट्रियम हुई डिसइंटीग्रेट और मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर। ये पूरा स्टेटमेंट होता है। आइए, या एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन कॉर्पस लूटियम डिजनरेट इंटीग्रेट ऑफ एंडोमेट्रियम, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। दोनों बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। बट आप में असर्शन रीजन, मैंने अपने लाइव असर्शन रीजन के सेशन में आपसे कहा था, असर्शन और रीजन को एक साथ अगर दोनों करेक्ट निकले तो बिकॉज लगा के बोलो। क्या आप चेक कर सकते हो उसको? चेक करते हैं। एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट बिकॉज एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन कॉर्पस लूटियम। ना 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 ना, कोई रिलेशन ही नहीं है भैया, इसलिए आंसर दूंगा। दोनों करेक्ट है बट रीजन नहीं एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट। जी हाँ, आज के बाद 166 क्वेश्चन का आंसर जाएगा फर्स्ट, क्योंकि एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ है। ओके स्टूडेंट,
तो बच्चों कोड F5 क्वेश्चन नंबर 167 पहला स्टेटमेंट कह रहा है अ प्रोटीन इज imagined as a line, the left end represent by first amino acid C terminal and the right end represented by last amino acid N terminal। ये वाली बात क्या हो गई बच्चों, ये वाली बात गलत हो गई क्योंकि लेफ्ट एंड N होता है, राइट एंड जो होता है वो C होता है। एडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ 4 सब यूनिट, 2 सब यूनिट ऑफ अल्फा एंड 2 सब यूनिट ऑफ बीटा, ये भी करेक्ट है। तो बच्चों यहाँ पर क्या करना है, करेक्ट आंसर देखना है हमें। तो हमें पता है कि हमारा जो स्टेटमेंट 1 है वो इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 1 जो होगा वो इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर इज 3। और इसको आप पेज नंबर एनसीईआरटी के पेज नंबर 149 और 150 पे देख सकते हैं। 168 क्वेश्चन डाइजेशन चैप्टर से बच्चों 11th एनसीईआरटी। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, देखिए क्या है क्वेश्चन। वंस द अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस, क्या होते हैं बच्चों अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्जॉर्ब्ड, फीसेस होते हैं बेटा, है ना। ये किस में एंटर करते हैं, सीकम। सीकम क्या है बच्चों, सीकम लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है, याद करें। इसका मतलब यहाँ पे बात हो रही है कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जब पूरा डाइजेशन हो चुका है, इसके बाद जब ये किस में एंटर करते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में। किस में एंटर करते हैं बताइए, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो ये पहला पार्ट होता है सीकम। तो देखिए यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन से पहले स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट आता है बेटा, जिसे आप कहते हैं इलियम, जो हाईली कॉइल्ड पार्ट है ना। और ये किस में ओपन होता है, ये फिर लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम में। क्वेश्चन में देखिए क्या पूछ रहा है, देयर बैकफ्लो इज प्रिवेंटेड बाय। अब यहाँ पे जब फूड आ चुका है अनडाइजेस्टेड, तो इसको वापस पीछे जाने से कौन रोकेगा। तो यहाँ पे बीच में एक क्या होती है, वॉल्व होती है, और इस वॉल्व को बोलते हैं बेटा हम इलियोसीकल वॉल्व। वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, ये आपको एनसीईआरटी में पेज नंबर 264 पे मिलेगा। सो आंसर इज इलियोसीकल वॉल्व। बाकी ऑप्शंस अगर देखें, गैस्ट्रोइसोफेजियल बच्चों, ईसोफेगस और आपके स्टमक के बीच में मिलेगी आपको। पाइलोरिक, जहाँ पे स्टमक एंड होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में खुलता है, वहाँ मिलता है बेटा। स्फिंक्टर ऑफ ओडी जो है हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट की ओपनिंग पे होती है। तो देखिए ये सब रिलेटेड हैं, पर आपको ध्यान रखना है कि इलियम से जब सीकम में एंटर करेगा तो यहाँ प्रेजेंट होगी इलियोसीकल वॉल्व। सो द आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन। यस 169 क्वेश्चन इस कोड का, और ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का क्वेश्चन है स्टूडेंट। एक्सक्रीटरी सिस्टम का क्वेश्चन 11th एनसीईआरटी का, पूरा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है एनसीईआरटी के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम में। आइए मैं बात करना चाहूंगा, एसर्शन रीजन का क्वेश्चन दिया दोबारा। नेफ्रॉन्स आर 2 टाइप, कॉर्टिकल एंड जस्टा मेडुलरी। बिल्कुल सही कहा, कॉर्टेक्स और मेडुला में कॉर्टिकल नेफ्रॉन, जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। बार बार हम लोग ऐसे याद करते थे। कॉर्टिकल नेफ्रॉन टोटल नेफ्रॉन का 85% होता है, हेनलेस लूप उसमें शॉर्ट होता है। जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन जो होता है वो 15% होता है, उसमें हेनलेस लूप वेरी लॉन्ग होता है, रन्स डीप इनटू मेडुला। यही लाइन है ना, आज स्टार्ट। तो 2 वैरायटी के, बिल्कुल सही। जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन है शॉर्ट लूप ऑफ हेनले। क्या कर रहे हो भैया, जस्टा मेडुलरी में तो लॉन्ग लूप ऑफ हेनले, तो इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। असर्शन तो आपको देना है ट्रू, बट रीजन हो गया फॉल्स। क्वेश्चन का आंसर जाएगा सेकंड। बिल्कुल सिंपल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट। एनसीईआरटी का पेज नंबर 293 के अंदर ये क्वेश्चन दिया हुआ, स्टेटमेंट दिया हुआ, बिल्कुल बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। 11th एनसीईआरटी का बिल्कुल लाइनें दी गई है। 169 का सेकंड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 170। अगेन 2 स्टेटमेंट दिए हैं, 2 स्टेटमेंट्स आर देयर। स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट 1, इन प्रोकैरियोट्स द पॉजिटिवली चार्ज्ड डीएनए इज हेल्ड विद सम नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन इन अ रीजन कॉल्ड न्यूक्लियोइड। अब ये क्वेश्चन आया है पैकेजिंग में से, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के पैकेजिंग चैप्टर में से, पेज नंबर 99 पर मिलेगा आपको। ओके, लेकिन अब आप देखिए इसमें क्या प्रॉब्लम है। प्रोकैरियोट्स हो चाहे यूकैरियोट्स हो, डीएनए जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज नहीं होता। तो यहाँ अगर ये लिख रहा है पॉजिटिवली चार्ज डीएनए, तो ये वैसे गलत हो गया, स्टेटमेंट 1 कर इनकरेक्ट। सेकंड देखो, इन यूकैरियोट्स द नेगेटिवली चार्ज डीएनए इज रैप्ड अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर टू फॉर्म न्यूक्लियोसोम। हिस्टोन प्रोटीन, बेसिक प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज है, उस पर नेगेटिवली चार्ज डीएनए की रैपिंग की जाती है, तब न्यूक्लियोसोम बनता है। स्टेटमेंट 2 बिल्कुल सही है, यानी कि 1 इनकरेक्ट है,
2 वाला करेक्ट है। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा इसके अंदर? स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। आंसर 3 होगा क्वेश्चन नंबर 170 का आंसर 3। बच्चों कोड F5 क्वेश्चन नंबर 171 मैच दी कॉलम। अगेन मैच दी कॉलम का क्वेश्चन बच्चों यहां पर, और सर्कुलेटरी सिस्टम बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का क्वेश्चन बोला हुआ है। पी वेव, पी वेव के बारे में बोला हुआ है। पी वेव क्या इंडिकेट करती है? देखिए पी वेव इज डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल नहीं बोल सकते अपन, रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल नहीं कह सकते अपन यहां पर, ठीक है। डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल भी नहीं है। पी वेव जो हो गई डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया हो गई, मतलब ए का 3 हो गया। तो ए के 3 से ही मेरा आंसर क्या आ गया यहाँ पर? आंसर तो मेरे पास 4 आ गया। बी का क्यू वेव, क्यू वेव इज बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल। सी क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, सी का 4, सी का क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर? 4 हो जाएगा, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। और टी वेव, डी का क्या हो जाएगा? रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल सेकेंड। बट मेरा आंसर तो पहले ही आ गया था बच्चों, जब ए का ऑप्शन थर्ड मैच किया था तभी आंसर आ गया था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? 4। और एनसीईआरटी के रेफरेंस नंबर पेज नंबर 286 पर ये क्वेश्चन है। चलिए बच्चों देखते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। आपको ये सारी चीज़ें बच्चों कंपटीशन और इन सब में मिलेंगी, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में। और वहाँ आप देखिएगा पेज नंबर 234, 236 एंड 237 पे ये सारे इंटरैक्शंस मिल जाएंगे। इन इंटरैक्शंस में आप चेक करिएगा तो देखिए इंटरैक्टिंग स्पीशीज़ इधर दिया हुआ है, नेम इंटरैक्शन। अब आप सोचिए लेपर्ड है, लेपर्ड है ना, तो लेपर्ड है और लायन है फॉरेस्ट और ग्रासलैंड में, तो इसका क्या रिलेशन होगा? लेपर्ड और लायन दोनों सेम प्रे के लिए यानी सेम अपने शिकार के लिए आपस में ही कम्पीट करते हैं। तो क्या कहोगे? दोनों का तो लेवल सेम है ना बच्चों, टॉप कार्निवर है। तो आपको बताना है ये दोनों क्या है? कंपटीशन में आ जाएंगे। ये हो गया कंपटीशन। दूसरा देखते हैं, अ कुकू लेइंग एग इन क्रोज नेस्ट। आपको पता है कोयल अपने अंडे क्रो के नेस्ट में देती है और दोनों के अंडे का कलर, पैटर्न, साइज सेम होता है, इसे क्रो नहीं पहचान सकता है। तो ये यहाँ क्या होता है? एग ले करने के लिए दूसरे पर जो है उसके नेस्ट पे डिपेंडेंट है। तो इसको हम कहते हैं बच्चों ब्रूड पैरासिटिज्म। यहाँ से मैच कर दोगे, ब्रूड पैरासिटिज्म। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आप देखिए इसमें कॉम्बिनेशन क्या दिया हुआ है? फंगाई एंड रूट ऑफ हायर प्लांट इन माइकोराइजा। अभी अभी हम लोगों ने बोला था म्यूचुअलिज्म, जानते हो? ऐसे प्लांट्स, हायर प्लांट्स जिनकी रूट में बच्चों रूट हेयर्स नहीं होते हैं। अगर रूट हेयर्स नहीं होंगे तो वाटर मिनरल कैसे एब्जॉर्ब करेगा? जानते हो, इसीलिए वहाँ पर बच्चों फंगल एसोसिएशन है और इसी को हम कहते हैं माइकोराइजा। तो फंगस क्या करता है? वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करके भैया प्लांट की रूट को दे देगा और प्लांट की रूट से फूड ले लेगा। दोनों म्यूचुअली बेनिफिटेड है, दैट्स व्हाई दिस रिलेशन इज कॉल्ड म्यूचुअलिज्म। तो इसको आप यहाँ पर बच्चों म्यूचुअलिज्म में दे देंगे। अब एक ही बचता है, ये कॉमन है, क्या है? कैटल, ईग्रेट एंड कैटल इन अ फील्ड। किसी फील्ड में घूमता हुआ कोई कैटल है और उस कैटल के ऊपर, मवेशी के ऊपर कैटल ईग्रेट बर्ड है। जानते हो वो जो कैटल है वो क्रश करता हुआ वेजिटेशन को जाएगा, इससे जो भी वर्म्स, जो भी इंसेक्ट्स वगैरह हैं उसके अंदर वो फ्लश आउट हो जाते, दिख जाते हैं और कैटल ईग्रेट उसको खा लेती है। अब सवाल उठता है कि अगर कैटल ईग्रेट ने उसको खा लिया, ईग्रेट बर्ड ने, तो ईग्रेट बर्ड ने अगर उसको खा लिया तो बर्ड को तो फ़ायदा मिला, क्या कैटल को कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके ऊपर कितने भी बर्ड्स बैठ जाएं उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, उसको कोई लॉस है। तो इंटरैक्शन क्या है बच्चों? कॉमेंसलिज्म है। डायरेक्ट लिखना है तो अब आपको यही लिखना है, ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड। जल्दी से चेक कर लो, कहाँ है? ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड, फोर्थ ये है। और करेक्ट आंसर बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4th। क्वेश्चन नंबर 173, 173, which one of the following symbol represent mating between relatives? ह्यूमन पेडिग्री एनालिसिस। मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स यानी कि मैरिजेस बिटवीन क्लोज रिलेटिव्स, जिसको हम कॉन्सेंजेनस मैरिज कहते हैं। ह्यूमन पेडिग्री एनालिसिस में कॉन्सेंजेनस मैरिज, रिलेटिव मैरिज के लिए जो सिंबल दिया जाता है, मेल और फीमेल के सिंबल में हम डबल लाइन करते हैं, ये वाला सिंबल रहेगा। डायरेक्ट एनसीईआरटी का आपको सिंबल वाला जो चार्ट है उसमें भी ये चीज़ मिल जाएगी। सिंगल लाइन होती है वो मेटिंग को है और डबल लाइन क्लोज रिलेटिव्स की मेटिंग को दिखाता है। पेज नंबर 88 एनसीईआरटी के अंदर आपको
इसका रेफरेंस भी मिल जाएगा। सो इस क्वेश्चन 173 का आंसर 1 होगा। चलिए बच्चों देखते हैं इस नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पे बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, चलिए देखिए, बायो मैग्निफिकेशन रेफर्स टू इंक्रीज कंसंट्रेशन। बच्चों ये आप देखिएगा इन्वायरमेंटल इश्यूज़ का है। इन्वायरमेंटल इश्यूज़ में आपको इकोलॉजी का चैप्टर है और 275-276 पेज नंबर पे आपको ये मिल जाएगा। इन्वायरमेंटल इश्यूज़ में दिया हुआ एक स्टेटमेंट कि बायो मैग्निफिकेशन रेफर्स टू इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ द टॉक्सिक एंड सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, तो बिल्कुल करेक्ट है भाई। आपको बताना है कोई टॉक्सिक या पॉइजनस चीज़ है, पानी में घोल दी गई। अब पानी से किस में जाएगा? पहले तो फाइटोप्लैंक्टन्स में जाएगा, उसमें एक्यूमुलेट होगा, क्योंकि ना तो वो उसको मेटाबोलाइज कर रहा है और ना ही एक्सक्रीट कर रहा है, राइट। फाइटोप्लैंक्टन्स को कौन खाएगा? खूब सारे फाइटोप्लैंक्टन्स को जू प्लैंक्टन्स खा लेंगे, उनके पास और ज़्यादा हो जाएगा। खूब सारे जू प्लैंक्टन्स को बच्चों स्मॉल फिश खा लेंगी, खूब सारी स्मॉल फिश को बड़ी लार्ज फिश खा लेगी, और खूब सारी फिश को फिश ईटिंग बर्ड खा लेगी। इस तरह से धीरे धीरे क्या होगा? सक्सेसिव धीरे धीरे बच्चों सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल पर जाकर के टॉक्सिक केमिकल का एक्यूमुलेशन हो जाता है, इकट्ठा हो जाएंगे ये। इसे ही हम कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन। तो करेक्ट है, देखो बायोमैग्निफिकेशन रेफर्स टू इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक एंड एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल। सही है। अब आते हैं नेक्स्ट, और हमें करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड भी करना है, मिल गया है। आगे देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट, प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट इन वाटर रेस्ट्रिक्ट्स एल्गल ब्लूम। बिल्कुल गलत है। जानते हो, अगर लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट है वाटर बॉडी में तो वो रेस्ट्रिक्ट नहीं करते बच्चों, एल्गल ब्लूम को बढ़ा देते हैं। इससे स्टेटमेंट क्या हो गया? रॉन्ग। नेक्स्ट आ जाओ, एल्गल ब्लूम डिक्रीजेस फिश मोर्टेलिटी। रॉन्ग बच्चों, ये फिश मोर्टेलिटी को डिक्रीज नहीं करता है बल्कि इंक्रीज कर देता है। अगर एल्गल ब्लूम हो गया, सरफेस कवर हो गई, तो आप सोचिए सनलाइट अंदर नहीं जा रही है, उससे क्या होगा? सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स जो हैं वो डेड हो गए, तो जो डिजॉल्व ऑक्सीजन थी वो उनको डिकम्पोज करने में यूज हो गई, और ऑक्सीजन की कमी होने से फिश की डेथ हो जाएगी। तो एल्गल ब्लूम डिक्रीजेस नहीं, इंक्रीजेस फिश मोर्टेलिटी। फिश मोर्टेलिटी को बच्चों ये इंक्रीज करते हैं, राइट। अब नेक्स्ट देखो, यूट्रोफिकेशन रेफर्स टू इंक्रीज इन डोमेस्टिक सीवेज एंड वेस्ट वाटर लेक्स। बच्चों यहाँ वेस्ट वाटर, ये गलत है, वेस्ट वाटर से नहीं होता। आपको लिखा गया यूट्रोफिकेशन रेफर्स टू इंक्रीज डोमेस्टिक सीवेज एंड वेस्ट वाटर इन लेक्स, नहीं, वेस्ट वाटर रॉन्ग है यहाँ पर, इससे स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। करेक्ट स्टेटमेंट आपको देना है, तो राइट आंसर बच्चों यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन 1। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लोनिंग वेक्टर और क्लोन वेक्टर। ये आपका अगेन बायोटेक का क्वेश्चन है, साथ में ये आपको मॉलिक्यूलर बेसिस के अंदर भी मिलेगा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में। क्लोनिंग वेक्टर, जो हमारे वेक्टर जीन ट्रांसफर करने में काम आते हैं उनको क्लोनिंग वेक्टर भी कहते हैं, क्योंकि उनमें रेस्ट्रिक्शन साइट होती है जहां पर हम जीन को जोड़ते हैं, और जब ORI से वो मल्टीप्लाई होता है तो हमारे DNA की भी क्लोनिंग हो जाती है। ठीक है, तो क्लोनिंग वेक्टर कौन कौन से हैं? YAC, BAC, ये दोनों आपको ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर दे रखे हैं, और PBR322 ये आपको बायोटेक के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, PBR322 का तो डायग्राम भी बना हुआ है, NCERT पेज नंबर 119 एंड 199 दोनों पर मिलेगा। कौन सा क्लोनिंग वेक्टर नहीं है? तो ध्यान रखना, आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड, प्रोब। प्रोब जो होता है वो रेडियो एक्टिव DNA या RNA सेगमेंट है जो किसी DNA को आइडेंटिफाई करने में काम आता है, वो वेक्टर नहीं है। ओके, सो क्वेश्चन का आंसर होगा थर्ड, क्योंकि हमें पूछा है नॉट अ वेक्टर, तो आंसर थर्ड करेंगे। 176 क्वेश्चन स्कोर्ड का स्टूडेंट, और 176 क्वेश्चन रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर से आया है स्टूडेंट। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड टॉपिक, और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में आइए मैच द कॉलम दिया गया। वैसेक्टोमी सर्जिकल मेथड होता है स्टूडेंट, ट्यूबैक्टोमी, वैसेक्टोमी, तो ए के साथ जाएगा सर्जिकल मेथड, यानी कि थर्ड स्टूडेंट ये लीजिए। या कोइटस इंटरप्टस नेचुरल मेथड है, आप जानते हैं नेचुरल मेथड 3 है, पीरियोडिक एब्सिस्टेंस, कोइटस इंटरप्टस, लैक्टेशनल एमिनोरिया। तो स्टार्ट कोइटस इंटरप्टस यानी बी के साथ फोर्थ जाएगा स्टूडेंट। या और सर्वाइकल कैप, डायफ्राम, वॉल्स और कॉन्डोम एक बैरियर मेथड में इंक्लूड किए जाते हैं, तो सी के साथ जाएगा सेकंड स्टूडेंट बैरियर मेथड। और सहेली एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है ये, या तो स्टूडेंट ए के साथ थर्ड, बी के साथ फोर्थ, पक्का।
और सी के साथ सेकंड और डी के साथ फर्स्ट। सीधा आंसर मिल रहा है, आंसर 1 गया इस क्वेश्चन का। 176 एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, 12th एनसीईआरटी रिप्रोडक्टिव हेल्थ टॉपिक चैप्टर में से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड पर क्वेश्चन। बहुत सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। 176 का फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 177 गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट दिए हैं, पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट 1, आरएनए म्यूटेट्स एट फास्टर रेट। आरएनए बड़ा अनस्टेबल होता है, हाईली फ्रेजाइल, लायबल होता है और इसीलिए बहुत जल्दी उसके अंदर चेंजेस आते हैं, उसकी म्यूटेशन रेट बड़ी हाई होती है, हम पढ़ते भी हैं। डीएनए के कंपैरिजन में आरएनए जल्दी म्यूटेट करता है फास्ट रेट पे, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड, वायरसेस हैविंग आरएनए जीनोम एंड शॉर्टर लाइफ स्पैन म्यूटेट एंड इवॉल्व फास्टर। देखिए, आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल अब कुछ वायरस में बचा है, हालांकि वायरस में डीएनए जेनेटिक मटेरियल भी है, लेकिन जिन वायरस में आरएनए जेनेटिक मटेरियल है उनका लाइफ स्पैन भी छोटा होता है और साथ में आरएनए होने की वजह से वो बहुत जल्दी म्यूटेट भी करते हैं और इसलिए उनका इवोल्यूशन की रेट भी बड़ी हाई होती है। आपको दोनों स्टेटमेंट एनसीईआरटी में पेज नंबर 103 पर मिलेंगे और दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट 1 and 2 बोथ आर करेक्ट, आंसर 4 हो जाएगा। ओके बच्चों, कोड F5 क्वेश्चन नंबर 178 अगेन मैच द कॉलम का क्वेश्चन, डाइजेस्टिव सिस्टम का क्वेश्चन। पेप्टिक सेल के बारे में बात कर रहा है बच्चों। बताइए पेप्टिक सेल क्या करेंगी? पेप्टिक सेल जो होंगी, पेप्टिक सेल जो होती है प्रो एंजाइम सीक्रेट करती है पेप्सिनोजन। प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन, तो ए का तो 3 हो गया बच्चों यहाँ पर। गोबलेट सेल बी का 1 हो गया, ए का 3 हुआ तभी आपका आंसर आ जाना चाहिए था सेकंड, फिर भी बी का 1। सी का क्या होगा बच्चों? सी का 4 HCl सीक्रेट करेगी एक्सोजेनिक सेल। और डी की अगर मैं बात करूं तो बाइल जूस, हेपेटिक सेल बाइल जूस। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सेकंड होगा बच्चों। और क्वेश्चन नंबर 178 जो है इसका सॉल्यूशन, इसके बारे में आपको एनसीईआरटी के पेज नंबर 266 पे मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 179 स्टूडेंट, और ये 12th एनसीईआरटी का वापस ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर से क्वेश्चन है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। 147 पेज पर, 149 पेज पर ये डिजीज दी हुई है और डिजीज में स्टार्ट करते हैं। रिंगवर्म फंगल डिजीज है स्टूडेंट। ट्राइकोफाइटोन माइक्रोस्पोरम, ये उसके रीजन होते हैं, उसकी वजह से ये बीमारी होती है। तो ए के साथ सेकंड हमें मिल गया है ट्राइकोफाइटोन। फिलिरियासिस वाउचेरिया की वजह से होता है स्टूडेंट, पैथोजन के साथ मैच करना है। बी के साथ थर्ड जाएगा स्टूडेंट, बी के साथ थर्ड, गुड। मलेरिया प्लाज्मोडियम मलेरिया का है स्टूडेंट पैथोजन। मलेरिया बिल्कुल सिंपल, एनसीईआरटी में साफ। और फोर्थ, और उसके बाद निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई और हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा, 2 पैथोजन बैक्टीरिया है, उनकी वजह से होगा। तो ये फर्स्ट गया, तो ए के साथ सेकंड, बी के साथ थर्ड, सी के साथ फोर्थ, डी के साथ फर्स्ट। हमेशा डिजीज चैप्टर में से मैजा कॉलम पैथोजन डिजीज इनका जरूर आता है स्टूडेंट, और वो देखिए प्रूव कर दिया। तो 179 के अंदर ए के साथ सेकंड और बी के साथ थर्ड और सी के साथ फोर्थ और डी के साथ फर्स्ट, ये फोर्थ ऑप्शन में मैच कर रहा है। जी हाँ, तो इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा फोर्थ स्टूडेंट। 179 क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर से, डिजीज ऑफ पैथोजन, बहुत सिंपल, बार बार याद करवाया गया क्वेश्चन है। 179 का फोर्थ आंसर। नेक्स्ट दिया हुआ है, which of the following are not considered as a part of endomembrane system? So first दिया है mitochondria, second one is ER, C जो दिया है chloroplast, D दे रखा है Golgi complex and E दे रखा है peroxisomes. So fundamentally यहाँ पर हमें endomembrane system के कौन हिस्सा नहीं है वो ढूंढने हैं। पेज नंबर 133 जो है उस पे क्लियरली मेंशन्ड है ये पॉइंट, जिसमें उन्होंने मेंशन कर रखा है एनसीईआरटी में कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का हिस्सा हो जाएंगे, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का हिस्सा हो जाएंगे, दैट इज ईआर, देन गोल्जी, देन लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स। और उसमें क्लियरली मेंशन्ड है ये लाइन दैट इसका जो
एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का जो कॉन्स्टिट्यूट नहीं करेगा वो फंडामेंटली वो सेल ऑर्गेनल्स होंगे जो आपस में कोऑर्डिनेट नहीं करते हैं। अगेन इसी पेज पे लास्ट लाइन जो इसके इस पैराग्राफ में जो दे रखी है उसमें 3 ऑर्गेनल्स दे रखे हैं। द फर्स्ट वन इज माइटोकॉन्ड्रिया, सेकंड वन इज क्लोरोप्लास्ट एंड पैरोक्सिसोम। क्लियरली मेंशन है दैट these 3 cell organelles are not considered as endomembrane system because they are not function in coordinated manner. So उस हिसाब से इसका आंसर most optimal बैठेगा first, that would be A, C and E. 181 क्वेश्चन है बच्चों, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स 11th का चैप्टर है आपका। डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की लाइन पेज नंबर 103 104 पे दिया हुआ है। 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं बच्चों। स्टेटमेंट 1 है रिगार्डिंग लिगामेंट्स। तो आप जानते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू में एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसे आप बोलते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू। बच्चों ये 2 कैटेगरी में डिवाइडेड होता है, एक होता है आपका रेगुलर और एक होता है आपका डेंस इररेगुलर। तो यहाँ ध्यान दें बच्चों, जो रेगुलर था याद करें, जहाँ आपको फाइबर का एकदम रेगुलर अरेंजमेंट मिलता है फाइब्रोब्लास्ट सेल के साथ। इसमें आपके पास 2 एग्जाम्पल्स थे, एक था आपका टेंडेंस और एक था आपका लिगामेंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल भी है। रेगुलर में आता है क्या आपका लिगामेंट और यहाँ दे दिया इसको क्या बेटा इररेगुलर, इसलिए स्टेटमेंट 1 क्या हो गया इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 2 पढ़ते हैं, कार्टिलेज। डेंस रेगुलर में कार्टिलेज का एग्जाम्पल नहीं है बेटा। कार्टिलेज एक स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू है, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू है। तो यहाँ पे देखिए ये भी क्या हो गया इनकरेक्ट। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है इनकरेक्ट। तो बोथ द स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर फॉल्स। सो द आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन। 182 क्वेश्चन स्टूडेंट, अपने सामने क्वेश्चन आया होगा 182 और ये एनिमल किंगडम टॉपिक है, उससे क्वेश्चन है स्टूडेंट। ध्यान से देखिएगा, ये बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें आपको ऑर्गन को मैच करवाना है। स्टार्ट टीनिया, ये प्लेटिहेल्मिन्थेस का मेंबर है और प्लेटिहेल्मिन्थेस में एक्सक्रीशन फ्लैम सेल से होता है। तो ए के साथ थर्ड जाएगा स्टूडेंट फ्लैम सेल, बिल्कुल सही। पैरामीशियम प्रोटोजुआ का मेंबर है और प्रोटोजुआ फाइलम में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल रिमूव करती है, ऑस्मो रेगुलेशन का काम करती है। यहाँ सब ऑस्मो रेगुलेशन से रिलेटेड है। तो बी के साथ सेकंड जाएगा स्टूडेंट पेरीप्लेनेटा, कॉकरोच का नाम होता है और पेरीप्लेनेटा के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन या कोई वर्ड है वो यूरिकोज ग्लैंड जुड़ी हुई है उसके साथ, ये लीजिए। तो यूरिकोज ग्लैंड पेरीप्लेनेटा में मिलेगी। फेरेटिमा अर्थवर्म जिसमें नेफ्रीडिया इस काम के लिए दिया हुआ है। तो बिल्कुल मैच हो गया, ए के साथ थर्ड, बी के साथ सेकंड, सी के साथ फोर्थ और डी के साथ फर्स्ट। ये किस ऑप्शन में है और ये सिर्फ एक ऑप्शन में दिया तो बिल्कुल क्वेश्चन सिंपल हो गया है। तो आज के बाद 182 का सिर्फ सेकंड आंसर आराम से फर्स्ट वाले में मिल जाएगा, टीनिया सोलियम में फ्लैम सेल्स की वजह से। तो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन एनिमल किंगडम टॉपिक में आपको ही मिल जाएगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। 182 का आंसर सेकंड। 183 क्वेश्चन है स्टूडेंट, बढ़िया क्वेश्चन है 183। जी हाँ, और ये 12th एनसीईआरटी का ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर से ड्रग्स टॉपिक का क्वेश्चन है। जी हाँ, 12th एनसीईआरटी में बिल्कुल ड्रग्स के फंक्शंस के साथ लिखा हुआ क्वेश्चन है। आइए, हेरोइन, marijuana, कोकेन, मॉर्फिन, इनके बारे में। हेरोइन ये होता है स्टूडेंट, ये ओपियोइड है। जी हाँ, और हेरोइन बॉडी फंक्शन को स्लो करने का काम करती है, ये इससे रिलेटेड एनसीईआरटी की लाइन है बाकायदा। तो स्टूडेंट आप कह सकते हो ए के साथ सेकंड मैच हो सकता है, स्लो बॉडी फंक्शन। marijuana स्टूडेंट आप जानते क्या होते हैं, कैनाबिनॉइड्स होते हैं। और marijuana, भांग, चरस, ये कैनाबिनॉइड्स हैं और कैनाबिनॉइड्स का काम होता है स्टूडेंट कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पर इफेक्ट डालना। तो बी के साथ फर्स्ट मैच होगा। कोकेन कोका एल्केलॉइड्स के लिए कहा जाता है स्टूडेंट, और वो कोका एल्केलॉइड्स स्टिमुलेंट ड्रग्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी में डोपामाइन में इंटरफेयर करते हैं। बाकायदा एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है। जी हाँ, ड्रग्स टॉपिक में यस। तो आप कह सकते हैं कि कोकेन जो होते हैं वो इंटरफेयर विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ डोपामाइन। फोर्थ, और मॉर्फिन के लिए तो पावरफुल पेन किलर, जो बार बार बोला गया कि सर्जरी के टाइम पर यूज हो रहा है, मॉर्फिन पावरफुल पेन किलर। तो इसके साथ थर्ड मैच कर जाएगा स्टूडेंट, ए के साथ सेकंड, बी के साथ फर्स्ट, सी के साथ फोर्थ, डी के साथ थर्ड। अब ये किस में मिल रहा है वो आप देख सकते हैं, वो सिर्फ एक ऑप्शन में है और वह है आंसर फोर्थ स्टूडेंट, जिसमें हमें हमारी बात मिल रही है। 12th एनसीईआरटी का ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज टॉपिक में से ये क्वेश्चन है स्टूडेंट 183 ड्रग्स टॉपिक का, बढ़िया क्वेश्चन है और इसका आंसर आएगा फोर्थ।
जी हाँ स्टूडेंट। चलिए बच्चों देखते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको बताना है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। पहला दिया हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। पहली बात तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर कहाँ दिया हुआ है बच्चों, आपको बताना है इन्वायरमेंटल इश्यूज़ में है, 271 पेज नंबर पर इन्वायरमेंटल इश्यूज़ में आपको दिया गया है। डायरेक्ट यहाँ से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इज मोस्ट वाइडली यूज इन थर्मल पावर प्लांट। बिल्कुल सही है। क्या करता है थर्मल पावर प्लांट में बच्चों, ये क्या करता है, वहाँ जो भी सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर हैं उसको नेगेटिवली चार्ज करके एनोड पे क्या करेगा, अटैच करवा देगा और फ्रेश एयर बाहर निकल जाएगी। आप सोचो यहाँ पर लाइक अगर मैं कहूँ ये थर्मल पावर प्लांट है तो उसमें सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर बहुत ज़्यादा है ना, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर क्या करता है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड बना देता है और उसके कोरोना नेगेटिवली चार्ज प्रोड्यूस करते हैं, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो क्या करेंगे, जो भी सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर है एसपीएम है उसको नेगेटिवली चार्ज कर देगा। जब यही डर्टी एयर एनोड के थ्रू पास होगी तो नेगेटिवली चार्ज जो एसपीएम है वो इसके एनोड पे जा करके स्टक हो जाएगा और फ्रेश एयर यहाँ से निकल जाएगी। ठीक, इसका मतलब सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर को ही फिल्टर आउट करता है ये। नेक्स्ट आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इन थर्मल पावर प्लांट रिमूव्स आयनाइजिंग रेडिएशन। रेडिएशंस को रिमूव करने का इसका कोई रीज़न नहीं होता बच्चों। ये रेडिएशन नहीं एसपीएम को रिमूव करता, सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर को रिमूव करता। अगर आप स्क्रबर देते तो मोस्टली गैसेस को वो रिमूव कर देता, ऐसा होता। इससे आपको बताना ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो यहाँ पे देखिए बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट द स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ये है करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। ये तो एकदम यहाँ पर जो है उल्टा हो गया है, सब रॉन्ग ही होंगे बच्चों ऑब्वियसली, क्योंकि राइट आंसर क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट और सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। राइट। कोड F5 क्वेश्चन नंबर 185 रेडियल सिमेट्री इज नॉट फाउंड इन एडल्ट ऑफ फाइलम। कौन सी फाइलम में रेडियल सिमेट्री नहीं है, किसके एडल्ट में रेडियल सिमेट्री नहीं है बच्चों? तो यहां पर देखिए एनिमल किंगडम का क्वेश्चन। एनिमल किंगडम में पहला ऑप्शन हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा बायलैटरल होती है, सीलेंट्रेटा रेडियल, इकाइनोडर्मेटा रेडियल, टीनोफोरा रेडियल, इन सब के एडल्ट में रेडियल सिमेट्री है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर इज 1। और इसका जो क्वेश्चन आया है वो एनसीईआरटी के पेज नंबर 47 से आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट दिया है टेट्राड फॉर्मेशन इज सीन ड्यूरिंग लेप्टोटीन। बेसिकली प्रोफेज स्टेज दे रखी है, प्रोफेज स्टेजेस के फंक्शंस दे रखे हैं। सो फर्स्ट जो ऑप्शन दिया है दैट इज टेट्राड फॉर्मेशन इज सीन ड्यूरिंग लेप्टोटीन। सेकंड दिया है ड्यूरिंग एनाफेज द सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमेटेड सेपरेट्स। तीसरा दे रखा है टर्मिनलाइजेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द पैकाइटिन स्टेज। डी ऑप्शन जो दिया है दैट इज न्यूक्लियोलस गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड ईआर आर रीफॉर्म ड्यूरिंग टीलोफेज। एंड लास्ट जो दे रखा है दैट इज क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन द सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। ओके, सो बेसिकली 5 ऑप्शंस दे रखे हैं एंड इसमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट्स फाइंड आउट करने हैं। सो पहला दिया है टेट्राड फॉर्मेशन इज सीन ड्यूरिंग द लेप्टोटीन। इसके लिए आप पेज डायरेक्ट एक ही सिंगल पेज पे सारे स्टेटमेंट्स आपको मिल जाएंगे। दैट वुड बी आपका पेज नंबर 166 हो जाएगा। सो उसमें क्लियरली मेंशन है, एनसीईआरटी का पेज नंबर 166, उसमें क्लियरली मेंशन है सारे के सारे स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट जो दिया हुआ है टेट्राड फॉर्मेशन वो बेसिकली आपका जाइगोटिन स्टेज के अंदर देखने को मिलता है। बेसिकली प्रोफेज 1 की 5 स्टेजेस हैं। The first one is leptotene, second one is zygotin, third one is pectitin, fourth one is diplotin and fifth one is dikinesis. So इस तरीके से 5 stages दे रखी हैं जिसमें पहला definitely zygotin को represent करता है। So again first जो होगा वो wrong हो जाएगा। B जो statement दे रखा है that is during anaphase the centromere split and chromatid separates, ये बात सही है। Basically ये statement anaphase 2 के लिए दे रखा है। Next जो segment दे रखा है that is terminalization takes place during the पैकाइटिन। नो, जो बेसिकली डाइकाइनेसिस जो स्टेज है उसमें टर्मिनलाइजेशन जो है वो आपको देखने को मिलेगा जिसमें क्रॉसिंग ओवर एंड हो जाएगा। सो बेसिकली इसका आंसर पैकाइटिन ना होके आपका डाइकाइनेसिस रहना चाहिए। नेक्स्ट डी जो दे रखा है न्यूक्लियोलस गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड ईआर आर रीफॉर्म ड्यूरिंग टीलोफेज, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्लियर एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है। सो डी भी अगेन सही हो जाएगा। बी एंड डी मेरे हिसाब से ठीक है।
ए एंड सी मैंने रॉन्ग किए हैं, ई और देख लेते हैं। द क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन दिस सिस्टर क्रोमेटिड टू होमोलोगस क्रोमोसोम। ओके, सो क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस तो होगा बट सिस्टर क्रोमेटिड में नहीं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में होगा। सो डेफिनेटली ई स्टेटमेंट भी अगेन रॉन्ग हो जाता है। अब नीचे स्टेटमेंट्स चेक कर लेते हैं। जो फर्स्ट ऑप्शन जो बेसिकली दिया बी एंड डी, ओके अपन ने भी करेक्ट बी एंड डी किए हैं। सो उस हिसाब से मोस्ट ऑप्टिमल आंसर जो है वो फर्स्ट हो जाना चाहिए। बच्चों कोड F5 क्वेश्चन नंबर 187, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग का क्या एडवांटेज नहीं है? पहला तो देखते हैं एनिमल हस्बेंड्री का क्वेश्चन है, स्ट्रेटजी वाले चैप्टर से क्वेश्चन एनिमल हस्बेंड्री का। इट एक्सपोजेस हार्मफुल रिसेसिव जीन दैट आर एलिमिनेटेड बाय सिलेक्शन। तो ये एक्सपोज कर सकता है, बिल्कुल ठीक है। एलिमिनेशन ऑफ लेस डिजायरेबल जीन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन टेक्स प्लेस ड्यू टू इट, ठीक है। इट डिक्रीजेस द प्रोडक्टिविटी ऑफ इनब्रीड पॉपुलेशन आफ्टर कंटिन्यूअस इनब्रीडिंग, ये भी इसके लिए सही है, ठीक है। और यहां बोल इट डिक्रीजेस होमोजाइगोसिटी, ये गलत है, गलती फाइंड करना है क्योंकि होमोजाइगोसिटी को इंक्रीज करता है। एक्चुअली क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ा सा हमें दिक्कत कर रही थी, लेकिन जब हमने ऑप्शन देखा तो हमें समझ में आ गया कि ये इनब्रीडिंग से रिलेटेड करेक्ट और इनकरेक्ट पूछना चाह रहा है। मतलब ये इनकरेक्ट की बात कर रहा है जो इनब्रीडिंग से रिलेटेड है। क्वेश्चन में वो एडवांटेज वाली बात जरूर दे दी है, लेकिन जिससे कंफ्यूजन हो रहा था हमको कि कुछ स्टेटमेंट ऐसे भी हैं जो एडवांटेज नहीं है, लेकिन जब 4 ऑप्शन पढ़ते थे तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए वाली बात कि ये करेक्ट और इनकरेक्ट, मतलब ये इनकरेक्ट की बात कर रहा है कि कौन सा उससे रिलेटेड नहीं है। तो करेक्ट आंसर बच्चों क्या होगा? 4, और ये एनसीईआरटी के पेज नंबर 167 से आया है। 188 क्वेश्चन स्टूडेंट, और ये 11th एनसीईआरटी एनिमल किंगडम टॉपिक, उस एनिमल किंगडम टॉपिक से 59 पेज और 60 पेज पर ये मिलेगा। जी हाँ, और यूनिक फीचर ऑफ मैमल, मैमल के यूनिक फीचर मैमरी ग्लैंड, हमने क्लास बार बार याद कर रखा है। मैमरी ग्लैंड, डायफ्राम, ईयर पिन्ना, हेयर, ये वर्ड हमने बोले ना मैमल्स के यूनिक फीचर। तो बस अब आपको मैच करना, हेयर मिल गया, ईयर पिन्ना मिल गया, मैमरी ग्लैंड मिल गया, हमारा तो पहले ऑप्शन में आंसर मिल गया। यस, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट वैसे मैमल में नहीं होता है, स्टेटमेंट ही गलत है। मोनोकोंडालिक स्कल मैमल की वैसे नहीं होती है, डाइकोंडालिक स्कल होती है, डेवलपमेंट भी डायरेक्ट है। अगला टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और मैमल, ये मिलती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, पर ये तो एम्फीबिया में भी है, रेप्टाइल में भी है टिम्पैनम। आप मैमल का कैरेक्टर कैसे बोलोगे? मैमल के कैरेक्टर तो हेयर, ईयर पिन्ना, डायफ्राम, मेमरी ग्लैंड है। आपको 3 ढूंढने थे, बहुत सिंपल। क्वेश्चन में फर्स्ट आंसर जाएगा 188 एनिमल किंगडम टॉपिक्स में फर्स्ट आंसर स्टूडेंट। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट फर्स्ट है, ड्यूरिंग जी नॉट फेज ऑफ सेल साइकिल द सेल इज मेटाबॉलिकली इनएक्टिव। सो बेसिकली स्टेटमेंट फर्स्ट है कि जी नॉट फेज के अंदर सेल साइकिल जो है वो नहीं होगी, ठीक है। ड्यूरिंग जी नॉट फेज ऑफ सेल साइकिल द सेल इज मेटाबॉलिकली इनएक्टिव, तो सेल मेटाबॉलिकली इनएक्टिव होती है, ऐसा दिया है पहला स्टेटमेंट। नो, देखिए जी नॉट फेज जो है, अगर हम सेल साइकिल की बात करें तो सेल साइकिल में फंडामेंटली हम G1, S, G2 एंड M फेज इस तरीके से मेंशन कर रहे हैं। जी नॉट फेज में जो आपको बताना चाह रहा हूं वो बेसिकली सेल साइकिल में तो पार्टिसिपेट नहीं करती है, वो सेल साइकिल के बाहर का फेज है जिसे हम क्वीसेंट स्टेज भी बोलते हैं। सो फंडामेंटली इस स्टेज के अंदर सेल साइकिल के कोई भी इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेगी, लेकिन आप यहां पर ऑब्जर्व करेंगे कि जो सेल है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होगी। इसके एग्जांपल्स बेसिकली न्यूरॉन्स हो सकते हैं, हार्ट सेल्स हो सकती हैं, जो फंडामेंटली मेटाबॉलिकली तो एक्टिव होती है, यानी अपना फंक्शन जो फिजियोलॉजिकल रोल है वो तो परफॉर्म करेगी, बट वो सेल साइकिल के किसी भी इवेंट का हिस्सा नहीं बनने वाली है। इज दैट क्लियर? सो उस हिसाब से मेरे हिसाब से फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड जो दिया है, बिकॉज इसमें इनएक्टिव दिया है, इट शुड बी एक्टिव। सेकंड स्टेटमेंट जो दिया है, दैट इज द सेंट्रोसोम्स अंडरगोस डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज ऑफ इंटरफेज। ये स्टेटमेंट ठीक है कि सेंट्रोसोम्स जो है वो एस फेज में, जैसे जैसे एस फेज की अगर हम बात करें तो उसके अंदर डीएनए क्लियरली एनसीईआरटी में मेंशन है ये चीज भी, ठीक है। पेज 164 आप इसमें रेफर कर सकते हैं। सो डीएनए रेप्लिकेशन तो यहां पर है ही है, उसके साथ बेसिकली आपके सेंट्रियोल्स भी डुप्लीकेट हो जाते हैं, ये मेंशन करती है एनसीईआरटी, है ना।
and centriole duplicates. सो ये क्लियरली एनसीईआरटी में मेंशन है दोनों इवेंट्स के बारे में जो कि एस फेस के अंदर होता है. सो उस हिसाब से स्टेटमेंट 2 ठीक हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 रॉन्ग हो जाएगा. तो देख लेते हैं. पहला दिया है बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर इनकरेक्ट. नो, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट. अगेन रॉन्ग बिकॉज स्टेटमेंट 1 हमने इनकरेक्ट माना है जस्ट बिकॉज स्टेटमेंट 1 मेरे हिसाब से रॉन्ग है एंड स्टेटमेंट 2 करेक्ट है. सो स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट माना है बिकॉज ऑफ इनएक्टिव, वहां पर एक्टिव होना चाहिए था. एंड तीसरा जो दे रखा है दैट इज स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. यस, मेरे हिसाब से इसका आंसर 3 यानी मोस्ट ऑप्टिमल जो ऑप्शन होना चाहिए वो 3 हो जाएगा. नेक्स्ट जो दे रखा है अगेन 4 दे रखा है बोथ स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर करेक्ट. सो ये तो रॉन्ग होगा. सो इसका आंसर हो जाएगा 3. 190 क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग स्केलेटल मसल. तो देखिए ये लोकोमोशन मूवमेंट से है क्वेश्चन बच्चों. अगर आप ध्यान से देखेंगे मसल के बारे में 218 पेज नंबर 219 पेज नंबर पे आपको 11th के एनसीईआरटी में मिलेगा. पहला पॉइंट देखें बच्चों, हमें ध्यान रखना है, करेक्ट बताना है, इनकरेक्ट नहीं. मसल बंडल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय. तो देखिए जो मसल के बंडल होते हैं, याद करें बच्चों, मसल के बंडल क्या होते हैं, जिनमें मसल फाइबर्स होते हैं. इन मसल बंडल्स को हम क्या कहते हैं बच्चों, फैसिकल कहते हैं. मसल बंडल्स आर फैसिकल्स. तो ये क्या है बच्चों, आपके फैसिकल्स, जिन्हें आप क्या कह रहे हैं, मसल बंडल. और इन्हीं के अंदर आपको बीच बीच में क्या मिलता है बेटा, इनका अटैचमेंट. यहाँ बीच बीच में कोलेजनस टिश्यू होता है. ठीक है, ये कोलेजनस टिश्यू जो है इसको आप क्या कहते हैं, इसे आप कहते हैं बच्चों क्या, फेशिया. तो ये क्या होगा आपका फेशिया. चलिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं. मसल बंडल्स आर हेल्ड टुगेदर. देखिए दो मसल बंडल को जोड़ के रखने वाला क्या होता है, एक कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू लेयर, और उसे फैसिकल नहीं बेटा फेशिया कहते हैं. डायरेक्ट एनसीईआरटी लाइन, इसलिए ये क्या हो गया, रॉन्ग. ए क्या है, रॉन्ग. सेकंड पढ़ते हैं बेटा. जब मायोफाइब्रिल की बात करते हैं बेटा, तो इनके अंदर आपका जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसमें क्या होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और ये क्या स्टोर करता है बेटा, कैल्शियम. तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट दे रखा है. देखिए सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम और मसल फाइबर इज अ स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि कैल्शियम के बिना कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो सकता. थर्ड देखिए सी ऑप्शन दे रखा है, स्ट्रिएटेड अपीयरेंस ऑफ स्केलेटल मसल. स्ट्रिएटेड का क्या मतलब होता है बेटा, आप जानते हैं यहाँ पे हमने बैंड्स बनाते हैं, और ये बैंड्स किसकी वजह से हैं, ये एक्टिन और मायोसिन की वजह से होते हैं, उनके अरेंजमेंट की वजह से. तो देखिए क्या ये डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ एक्टिन और मायोसिन की वजह से है, बिल्कुल सही बच्चों. तो ये क्या हो गया, करेक्ट हो गया. तो बी और सी क्या है, करेक्ट. डी देखें, एम लाइन इज कंसिडर्ड एज फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड सार्कोमियर्स. तो देखिए अगर यहाँ से देखें, फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन सार्कोमियर होती है बेटा, पर एम लाइन नहीं होती. जो डिस्टेंस दो जेड लाइन के बीच में होता है, टू कॉन्सिक्यूटिव जेड लाइन, इधर देखें, अगर ये आपकी एक जेड लाइन है, ये आपकी दूसरी जेड लाइन है, इनके बीच का ये जो पार्ट है इसे आप सार्कोमियर कहते हैं. तो दो जेड लाइन के बीच में क्या होता है आपका सार्कोमियर, और वो होता है फंक्शनल यूनिट. एम लाइन नहीं होती है फंक्शनल यूनिट. तो ये क्या हो गया, इनकरेक्ट. तो देखिए क्या क्या करेक्ट है, बी और सी. तो आंसर जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, बी एंड सी ओनली. बच्चों कोड F5 क्वेश्चन नंबर 191, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. अगेन सर्कुलेटरी सिस्टम, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का क्वेश्चन. पहला कह रहा है बेसोफिल्स आर मोस्ट अबंडेंट सेल्स ऑफ टोटल WBC. ये तो गलत है, बेसोफिल तो मोस्ट अबंडेंट होती नहीं, न्यूट्रोफिल होती है. बेसोफिल सीक्रेट हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपेरिन, करेक्ट है. बेसोफिल्स आर इन्वॉल्व इन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, ये भी करेक्ट है क्योंकि हिस्टामिन मींस इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन. बेसोफिल्स हैव किडनी शेप्ड न्यूक्लियस, ये वाली बात, किडनी शेप्ड न्यूक्लियस वाली बात क्या है बच्चों, गलत है यहाँ पर. और बेसोफिल्स आर ए ग्रेन्युलोसाइट, गलत है, तो ग्रेन्युलोसाइट होती हैं. तो करेक्ट ऑप्शन चूज करना था बच्चों, बी और सी करेक्ट हैं. तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर इज सेकंड. ये बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का क्वेश्चन है बच्चों, एनसीईआरटी के पेज नंबर 279 से आया है. बच्चों कोड F5 क्वेश्चन नंबर 192,
इन कॉकरोच एक्सक्रीशन इज बॉट अबाउट बाय, एक्सक्रीशन भाई कॉकरोच में किससे होता है? मेलपिजियन ट्यूबुल, नेफ्रोसाइट, फैट बॉडीज और यूरिकोज ग्लैंड इन मेल। तो इसमें देखिए फैलिक ग्लैंड दिया है, एक्सक्रीशन के लिए नहीं है, यूरिकोज ग्लैंड है इसमें, नेफ्रोसाइट भी है, फैट बॉडीज भी है, कोलेट्रल ग्लैंड एक्सक्रीशन के लिए नहीं है। तो आंसर क्या होगा? बी सी डी, मतलब करेक्ट आंसर इज सेकेंड। तो कॉकरोच का क्वेश्चन है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के पेज नंबर 114 से आया हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट 193 क्वेश्चन है, ये 11th एनसीईआरटी चैप्टर एक्सक्रीटरी सिस्टम से क्वेश्चन है स्टूडेंट। जी हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें एडीएच से रिलेटेड वाला यानी कि फंक्शंस ऑफ किडनी हार्मोनल रेगुलेशन वाला टॉपिक, उससे क्वेश्चन दिया गया है। आइए पहले आपको एक काम करना है, करेक्ट पे सर्कल लगाना है। भैया हमसे करेक्ट पूछा गया, आओ स्टार्ट। एक्सेसिव लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम फ्रॉम द बॉडी, स्विच ऑफ ऑस्मो रिसेप्टर। स्विच ऑफ नहीं भैया, स्विच ऑन। एनसीईआरटी की लाइन है, कहां जा रहे हो आप? स्विच ऑन। एडीएच कब निकलेगा? जब बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम कम होगा तो ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे, तब हाइपोथैलेमस एडीएच भेजेगा। स्टेटमेंट भैया मैं तो रॉन्ग कर दूंगा स्विच ऑफ की वजह से। अगला आ जाओ, एडीएच क्या करेगा? फिर किडनी में जाएगा और वहां जाके वाटर का रीअब्जॉर्प्शन स्टिमुलेट करेगा, जिससे ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, जीएफआर बढ़ेगा। श्योर? तो एडीएच स्टिमुलेट वाटर रीअब्जॉर्प्शन, बिल्कुल सही कहा आपने सर। उसके बाद उसने कहा एएनएफ कॉजेज वैसोडायलेशन। एएनएफ एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, जी हाँ, और ये हार्ट की वॉल से निकलता है, ये वैसोडायलेटर की तरह काम करता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है स्टूडेंट, एएनएफ कॉजेज वैसोडायलेशन। अगला एडीएच इंक्रीज बीपी, बिल्कुल सही कहा। एडीएच वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर इफेक्ट रखता है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन है उसका, वो वैसोप्रेसिन के नाम से बुलाया जाता है। तो ब्लड वेसल्स को पकड़ के प्रेस करता है। तो आप बोल सकते हो एडीएच बीपी बढ़ाएगा। यस, एडीएच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीज। नहीं 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 नहीं, मैंने आपसे अभी बोला एडीएच ब्लड वॉल्यूम और जीएफआर को इंक्रीज करता है, डिक्रीज नहीं। स्टेटमेंट रॉन्ग। तो अगर आपसे करेक्ट पूछे तो बी सही है, सी सही है, डी सही है। बी सी डी हमारा आंसर गया फर्स्ट। बढ़िया क्वेश्चन 193 का फर्स्ट आंसर एडीएच से रिलेटेड, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, 194 क्वेश्चन एनिमल किंगडम टॉपिक, 11th एनसीईआरटी एनिमल किंगडम। पूरी लाइन एनसीईआरटी बेस्ड दी गई है। कोऑर्डिनेटर टॉपिक से क्वेश्चन की लाइनें उठा ली है, बिल्कुल बिल्कुल एज इट इज। हाँ, आपने बोला सर करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना, मैंने कहा बिल्कुल 55 पेज पर एनसीईआरटी के बाकायदा लिखा हुआ है। पहले तो करेक्ट इनकरेक्ट पर सर्कल लगाओ, मेरी इस बात को याद रखो। कोऑर्डिनेटर के बारे में पूछा, प्रेजेंस ऑफ मिड डॉर्सल सॉलिड नहीं भैया, होलो। हमारे में नर्वस सिस्टम होलो, डॉर्सल होलो। हाँ जी, तो आज के बाद ये स्टेटमेंट गलत। क्लोज सर्कुलेटरी, यस। उसके बाद पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स, यस। उसके बाद प्रेजेंस ऑफ डोर्सल हार्ट, नहीं। वेंट्रल हार्ट, अरे पूरा टेबल बनी हुई है एनिमल किंगडम में कॉर्डेटा नॉन कॉर्डेटा की, उसकी लाइनें डाली है। कॉर्डेटा में फेरेंजियल गिल स्लिट्स, यस। सर्कुलेशन क्लोज, यस। हार्ट इज वेंट्रल, ओके सर। नर्वस सिस्टम इज होलो, यस सर। तो इसमें होलो वर्ड की कमी है, इसमें वेंट्रल वर्ड की। ट्रिप्लोब्लास्टिक सही है, सूडोसिलोमेट नहीं, सिलोमेट होते हैं, ये भी गलत हो गया। करेक्ट पूछा है, करेक्ट में तो मुझे बी और डी ही करेक्ट लग रहे हैं। क्यों बोलते हो? ट्रिप्लॉक और बी, और उसके बाद उसने बोला सॉलिड। क्लोज सर्कुलेशन सही है, पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट सही है, डॉर्सल हार्ट गलत है, ट्रिप्लोब्लास्टिक यस। तो हमारा आंसर जाना चाहिए इसमें बी और सी स्टूडेंट, डी नहीं सी। तो बी और सी फर्स्ट आंसर बैठेगा, डी तो गलत है डॉर्सल हार्ट वाला। 194 का फर्स्ट आंसर बी और सी करेक्ट जा रहा है। एनसीईआरटी बेस्ड सिंपल क्वेश्चन, बढ़िया कोऑर्डिनेटर फाइलम का। तो 194 का फर्स्ट आंसर। चलिए बच्चों देखते हैं इस समय नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच द लिस्ट 1, लिस्ट सेकंड से मैच करना था, लॉजिस्टिक एक्सपोनेंशियल ये सब दिया गया है। तो आपको यहाँ पर कुछ जो है क्वेश्चंस ऐसे मिल जाएंगे, जैसे पेज नंबर आप इसमें देखिएगा 227 पे है, 229 पे, ऐसे पेज नंबर पे कुछ मिल जाएंगे आपको। यहाँ देखिएगा बच्चों, लॉजिस्टिक ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एक्सपेंडिंग एज पिरामिड, डबल एज पिरामिड। आप पहली बात तो ये किसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ रहे हैं? पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। हम लोग ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन इकोलॉजी का चैप्टर है, उसमें पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स में ये आता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है, इसको मैच करना है आपको। चलिए लॉजिस्टिक ग्रोथ,
आपको बताना है लॉजिस्टिक ग्रोथ क्या होती है बच्चों। लॉजिस्टिक ग्रोथ होती है जहाँ पे हम कहते हैं ग्रोथ लॉजिकल हो। किसी भी हैबिटेट में रिसोर्सेस लिमिटेड है और लिमिटेड रिसोर्सेस लिमिटेड पॉपुलेशन साइज को ही जो है कैरी कर सकता है। ठीक, तो अगर लॉजिस्टिक ग्रोथ है इसका मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और लिमिटेड रिसोर्सेज में एक उसकी अपनी कैरिंग कैपेसिटी होती है कि लिमिटेड ही पॉपुलेशन साइज को बेयर करेगा। तो किससे मैच करोगे? देखो भाई, लॉजिस्टिक ग्रोथ है, अनलिमिटेड रिसोर्सेज तो हो नहीं सकते, लिमिटेड है, यहाँ से मैच कर दो। लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी कंडीशन है, तभी ग्रोथ क्या है? लॉजिस्टिक है, जिसको वरहल्सपन ने दिया था, इसीलिए उनके नाम पे वरहल्सपन लॉजिस्टिक ग्रोथ भी कहते हैं। सेकेंड आते हैं बच्चों, सेकेंड में देखिएगा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होता है? ज्योमेट्रिकल ग्रोथ क्या होता है? जब ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ती जाए और जे शेप ग्रोथ कर्व बना दे। अगर हम यहाँ ग्रोथ कर्व की बात करें बच्चों, तो यहाँ आपको बताना है टाइम के ड्यूरेशन में, है ना, ग्रोथ कितनी हो रही है, पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी हो रही है, ये एक्चुअली पॉपुलेशन ग्रोथ है। तो इसके रेस्पेक्ट में आप देखो कि पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे हो रही है। मान लो मैंने कहा ये लॉजिस्टिक ग्रोथ है, तो आपको बताना है ये ऐसे शेप या सिग्मॉइड बन जाएगा, ऐसे ही तो बनेगा, ऐसे शेप या सिग्मॉइड बनेगा क्योंकि ग्रोथ लॉजिस्टिक है। लेकिन अगर ये यहाँ पर मैं ये कह दूँ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, तो कैसा ग्रोथ करवाएगा बच्चों? जे शेप ग्रोथ करवाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, ये आर्टिफिशियल कंडीशन है, जबकि रिसोर्सेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर हम रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे तो पॉपुलेशन ग्रोथ इंडेफिनिटली होती जाएगी, इसी को हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। मतलब आपको बताना है अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं बच्चों, अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट क्या कहता है बच्चों? नेक्स्ट यहाँ पर पिरामिड पे है क्वेश्चन, एक्सपेंडिंग एज पिरामिड। अगर एज पिरामिड एक्सपेंडिंग हो रहा होता तो आपको बताने, मैं यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ, उसको देख लीजिएगा, ये ऐसे होगा बच्चों। अगर एक्सपेंडिंग एज पिरामिड है तो ट्रायंगुलर जो है इस तरह से पिरामिड बनेगा। इसमें डिफरेंट एज ग्रुप के ऑर्गेनिज्म को हम लोग लेते हैं, जैसे ये है बच्चों यहाँ पर प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल, ठीक है। इसके बाद क्या है? रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स हैं, ये हैं, इनको हम कहते हैं ये हैं रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स। और सबसे लास्ट में बच्चों जो ये आएगा ना, इसको कहते हैं पोस्ट रिप्रोडक्टिव। इसका मतलब क्या है? पोस्ट रिप्रोडक्टिव में एजेड लोग आते हैं, ये आएंगे जो कि सेनेसेंट फेज में होंगे, इसमें वो आएंगे जो रिप्रोडक्टिव फेज में होंगे, और इसमें वो आएंगे जो जुवेनाइल फेज में है। तो अब आप सोचिए, पोस्ट रिप्रोडक्टिव, यहाँ से मैं इसको कंपेयर करूँ तो प्री रिप्रोडक्टिव का नंबर जब भी रिप्रोडक्टिव से ज़्यादा हो, जानते हो, या बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स का यानी जुवेनाइल फेज का क्या पॉपुलेशन साइज है। अगर प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल से ज़्यादा हैं तो हमेशा पॉपुलेशन साइज बढ़ता है और ट्रायंगुलर ग्रोथ आएगी, ठीक है ना। ये ज़्यादा है, देखो ये आपको बर्थ में देखना है, ये प्री रिप्रोडक्टिव ज़्यादा है रिप्रोडक्टिव से, इससे पॉपुलेशन साइज इंक्रीज होगा। देखो एक्सपेंडिंग एज पिरामिड है, इसमें दिया है द परसेंट इंडिविजुअल्स ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव्स एंड रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप आर सेम, ये तो नहीं होगा। परसेंट इंडिविजुअल्स ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव एज इज लार्जेस्ट फॉलोड बाय रिप्रोडक्टिव एंड देन पोस्ट रिप्रोडक्टिव, एग्जैक्टली यही हो रहा है, तो आप इसको इससे मैच कर दीजिए। और एक आता है स्टेबल एज। स्टेबल एज कब होगा? जब प्री रिप्रोडक्टिव का नंबर बच्चों रिप्रोडक्टिव के क्या होगा? बराबर होगा, तो ये स्टेबल कहलाता है, ठीक है। स्टेबल होगा तो बेल शेप पिरामिड आता है। तो आपको एग्जैक्टली यहाँ कहना, देखो ये स्टेबल पिरामिड है, द परसेंटेज इंडिविजुअल ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप आर सेम, तो बिल्कुल सही है। अब आप मैच कर दो, यहाँ से देखो क्या आंसर जाना चाहिए। ये जाएगा सेकंड 1 3 4, सेकंड 1 3 4, करेक्ट आंसर बच्चों हमारे पास मिल जाएगा 4। ये थोड़ा स्लाइट टफ साइड था ये, ठीक है। चलिए देखिएगा आंसर करेक्ट क्या हो गया यहाँ पे 4। 196 क्वेश्चन बच्चों, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। ध्यान से देखिए, एनिमल टिश्यू का क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगेन देखते हैं, लिस्ट 1 में दे रखा है बेटा मास सेल्स। मास सेल्स अगर आप ध्यान देंगे कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स होते हैं, आप स्पेसिफिकली इसको पढ़ते हैं एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, तो ये किस में मिलेंगे आपको? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में। इनर सरफेस ऑफ ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। फेलोपियन ट्यूब और ब्रोंक्यूल का एग्जाम्पल आपको डायरेक्ट दे रखा है एनसीईआरटी में बेटा, सिलिएटेड एपिथेलियम होती है, इसलिए यहाँ जाएगा आपका क्या? सिलिएटेड एपिथेलियम। ब्लड आपका एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है बच्चों, तो ये लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, इसलिए इसे हम स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं।
और ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन में फिर क्या मिलेगा आपको, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो देखिए क्या आंसर जा रहा है, A2 B1। तो पहले चेक करते हैं A2 कौन कौन से हैं, ये दोनों, तो ये तो दोनों ही गलत हो गए। B1 दे रखा है आपको सेकंड में, C4 और D3, तो देखिए आंसर जा रहा है सेकंड ऑप्शन। सो द आंसर इज सेकंड ऑप्शन। तो बच्चों कोड F5 क्वेश्चन नंबर 197, the part of human brain that helps in regulation of sexual behavior expression of excitement, pleasure, rage, fear etc. are। तो ये नर्वस सिस्टम न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन। तो कौन सा पार्ट यहाँ पर इनमें हेल्प करेगा, मतलब इमोशनल ब्रेन की एक तरह से बात कर रहा है। तो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना गलत है, हिप्पोकैम्पस की बात नहीं करते, ब्रेन स्टेम नहीं है, एपिथैलेमस भी नहीं है, कॉर्पस कैलोसम का कोई मतलब नहीं। लिम्बिक सिस्टम इज इमोशनल ब्रेन एंड हाइपोथैलेमस, जो कि हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर काम करता है, वो इन सभी एक्साइटमेंट को, एनिमल के बिहेवियर को रेगुलेट करने का काम करता है। तो बच्चों करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर इज 4। और ये जो है बच्चों को एनसीईआरटी के पेज नंबर 321 पे आपको इसका आंसर मिलेगा। 198 क्वेश्चन आ गया स्टूडेंट, एंडोक्राइन सिस्टम से थायराइड हार्मोन के फंक्शन, पूरा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है एंडोक्राइन सिस्टम का, 334 पेज पर 11th के एनसीईआरटी का, और बढ़िया क्वेश्चन है। थायराइड के फंक्शन, मेंटेन वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट, पहले तो नॉट करेक्ट, डबल स्टार, नॉट पूछा है भैया, मैंने आपको पहले ही बोला था। स्टार्ट, थायराइड हार्मोन का मेंटेन वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट, यस सर। रेगुलेट बीएमआर, यस सर। नॉर्मल, नहीं सर, स्लीप वेक साइकिल तो मेलेटोनिन हार्मोन का फंक्शन है सर, पीनियल ग्लैंड करती है इस काम को, तो हटा दो इसको। तो डेवलपमेंट इम्यून सिस्टम, नॉट सर, ये तो थाइमस ग्लैंड का काम है, थाइमोसिन हार्मोन। अगला सपोर्टदार, यस सर, आरबीसी प्रोडक्शन थायराइड हार्मोन करता है, बीएमआर बेसल मेटाबॉलिक रेट करता है, फिजिकल मेंटल ग्रोथ करता है, वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करता है। एनसीईआरटी की लाइनें है भैया, पैराग्राफ में दिया हुआ फंक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन, सीधे वहां से उठा के डाला है। अब आपसे पूछा भैया इस समय ध्यान रखना, नॉट कौन सा नहीं है, तो सी नहीं है, डी नहीं है, तो सी और डी नहीं है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा सेकंड, क्योंकि इसमें सी और डी नॉट में पूछा है। ए, बी और ई ये तो थायराइड हार्मोन का फंक्शन है। एनसीईआरटी बेस्ड 198 क्वेश्चन, आंसर गया सेकंड। 199 क्वेश्चन, कॉकरोच टॉपिक से क्वेश्चन है स्टूडेंट, बढ़िया क्वेश्चन। मैंने आपको बोला था कॉकरोच में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मिलता है, और वो उसके एब्डोमेन में वेंट्रल सरफेस में मिलता है। मेल कॉकरोच के अंदर एक स्ट्रक्चर मिलती है एनल स्टाइल, ध्यान से सुनना, एनल स्टाइल स्ट्रक्चर मेल कॉकरोच में मिलती है, जबकि मेल और फीमेल दोनों कॉकरोच में एनल सर्काई स्ट्रक्चर होती है, फिलामेंटस स्ट्रक्चर। तो ध्यान से सुनो, उसने आपसे बोला सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का कैरेक्टर बताओ, तो फीमेल में तो जेनेटल पाउच होता है स्टूडेंट, जो 7th 8th 9th स्टर्नम से बनता है, और मेल के अंदर एनल स्टाइल मिलती है। प्रेजेंस ऑफ एनल स्टाइल, यस। स्क्लेराइड्स, अरे स्क्लेराइड्स तो उसकी बॉडी के प्लेट से नीचे, वो तो मेल फीमेल दोनों में। एनल सर्काई मेल और फीमेल दोनों में मिलेगी स्टूडेंट, ब्राउन कलर और बॉडी दोनों में। तो आज के बाद बहुत सिंपल क्वेश्चन, सीधा फर्स्ट आंसर। कॉकरोच में मेल और फीमेल कॉकरोच को पता लगाने का तरीका एनल स्टाइल मेल कॉकरोच में मिलेगी। जी हाँ स्टूडेंट, तो एनसीईआरटी बेस्ड 199 क्वेश्चन, आंसर गया फर्स्ट। Next question, question number 200. Question number 200, which one of the following is the sequence on corresponding coding strand if the sequence on mRNA is as follow? अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन हम अक्सर देते हैं क्लासेस में, टेस्ट में भी। अब देखिए यहाँ आपको एक सीक्वेंस दे रखी है mRNA की सीक्वेंस दी है, और आपको पूछा है कि डीएनए में कोडिंग स्ट्रैंड की सीक्वेंस क्या होगी। पेज नंबर 108 पर आपको जहाँ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का डायग्राम है वहाँ इसी तरह का एक पार्ट दे भी रखा है। देखो अब यहाँ जो सीक्वेंस दी है 5 to 3, mRNA हमेशा 5 to 3 लिखा जाता है, और mRNA की सीक्वेंस अब कोडिंग स्ट्रैंड का पूछा है, तो ध्यान रखना डीएनए में 2 स्ट्रैंड है, नॉन कोडिंग और कोडिंग। आरएनए हमेशा बनता है नॉन कोडिंग से, यानी कि नॉन कोडिंग से तो mRNA बनेगा कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। और mRNA की सीक्वेंस कोडिंग स्ट्रैंड से बिल्कुल सेम रहेगी, बस थाइमिन और यूरेसिल का डिफरेंस होगा। तो अगर आपको आरएनए की सीक्वेंस दी है और कोडिंग स्ट्रैंड पूछा है, तो एज सच ये की ही सीक्वेंस होगी, बस यूरेसिल की जगह थाइमिन कर दो। और जैसे AUCGAU चल रहा है, अब आपने मैच करो। पहली बात तो कोडिंग स्ट्रैंड का डायरेक्शन क्या होगा, 5 to 3, तो अब आप देखो 3 to 5 ये तो ऑप्शन ही गलत हो गया, ये भी गलत हो जाएगा। 5 to 3 वाले चेक कर लो। अब इसमें AUC जैसे दिया है तो यहाँ ATC है,
यू की जगह टी आ गया, GAU तो ये GAT, बिल्कुल वही चल रहा है, सेम सीक्वेंस, यूरेसिल की जगह थाइमीन। अब यहाँ तो क्या आ गया, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री बना दिया UAG, तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री। ध्यान रखना mRNA और कोडिंग स्ट्रेन की सीक्वेंस सेम होती है, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं, तो ये भी गलत होगा। हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 200 का सेकंड। पूरा मैच करने की भी जरूरत नहीं थी। पहली बात तो डायरेक्शन देख लो, 5 to 3 तो 5 to 3 होना चाहिए, तो 2 ऑप्शन तो वैसे खत्म। अब उसके बाद कोडिंग स्ट्रेन है तो सेम सीक्वेंस चलेगी, थाइमिन की जगह यूरेसिल, हमारा आंसर आ जाएगा सेकंड। ओके।